हाँ भाई क्या हाल है भैया। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आस्क गंजी स्वैग। सॉरी फॉर मिसिंग आउट 1 वीक। मैं पूरी शूट नहीं कर पाया था जाने से पहले। आई वाज आउट इन द यूएस फॉर अ वंडरफुल ट्रिप दैट आई हैड। उसके बारे में बताता हूँ एंड देन आई कम टू द क्वेश्चंस। जो यूएस डिपार्टमेंट ट्रेड एंड कॉमर्स का जो डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से आई वाज इनवाइटेड फॉर सेकेंड ईयर इन अ रो एज अ जर्नलिस्ट टू कवर देयर टूरिज्म शो जो कि कहते हैं आईपीडब्ल्यू। पिछले साल वो सैन एंटोनियो में हुआ था और इस बार वो लॉस एंजलिस में। सो बेसिकली it's an exhibition of tourism companies all across US. They come out, they have their own stalls and they tell what they have to offer. और दुनिया भर से buyers यानी कि ट्रैवल टूरिज्म कंपनी के ओनर्स या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं और उनसे दे ट्राई टू कट अ डील के अच्छा ज़्यादातर टूरिस्ट तो न्यूयॉर्क और एलए आते हैं तो अगर यूटा आए तो ये मिलेगा या फिर नॉर्थ कैरोलिना जाएं तो ये मिलेगा वगैरह वगैरह। सो बेसिकली वो उसकी कवरेज थी और दुनिया भर से 600 जर्नलिस्ट आए थे जिसमें से एक मैं भी था और 6,000 से ज़ायद लोग थे वहाँ पे जिसमें एग्जिबिटर्स थे, बायर्स थे, जर्नलिस्ट थे वगैरह वगैरह। सो इट वाज अ 3 डे इवेंट लॉस एंजलिस में एंड आई वाज देयर इन डाउनटाउन at one of the most beautiful hotels that I've stayed in. It's called Biltmore Hotel और उसकी खासियत ये है कि शुरू के 12 में से 8 ऑस्कर्स उसी होटल के नीचे बॉल रूम में हुए थे और काफ़ी आइकॉनिक होटल है। वहाँ पे हॉलीवुड की मूवीज़ शूट होती हैं ऑल द टाइम। ओशंस 11 वहाँ पे शूट हुए थे कुछ उसके पार्ट्स। क्रूल इंटेंशंस वहाँ शूट हुई थी एंड एज वी वर देयर एक हॉलीवुड के बहुत बड़े ए लिस्टर का शूट हमारे जो लिफ्ट है कॉरिडोर जो जो कि लॉबी थी उसके बराबर में बॉल रूम में हो रहा था। आई डिड शो पीपल द सेट ऑन स्टोरीज मगर मैंने रिवील नहीं किया वो किसकी थी। वो बहुत बड़ा ये लिस्टर है। सो आई एम गोना रिवील दैट इन द व्लॉग व्हिच विल कम आउट वेरी वेरी सून। सो आई वाज देयर। सो एलए थे फिर मेन काम तो यही था। फिर ऑफ कोर्स आई had to cover things on my own because I was traveling with one of my former employees who's a wonderful editor, wonderful cameraman as well. तो फिर हम वहाँ से वेगस गए। ऑफ कोर्स इट वाज वेरी वेरी क्लोज। तो गोगलू जॉइंड अस देयर और फिर वहाँ पे वी स्टेड एट द बिलाजियो। दैट वाज अ लॉट ऑफ फन। उसकी भी हमने एक बड़ी इंस्पायरिंग वीडियो बनाई थी दैट विल बी आउट वेरी वेरी सून। फिर और चीज़ें कवर वगैरह की वॉकिंग टेल्स बनाई। देयर वाज समथिंग रियली एक चीज़ हुई थी मेरे साथ वहाँ पे एज वी वर ऑन द स्ट्रिप। आई डोंट नो इफ़ वी शुड इंक्लूड दैट इन द वीडियो। फिर मौलवी हजरात जो है जो कि ताड़े रहते हैं हमारे चैनल्स कि भाई इन्होंने इस हफ्ते क्या अम्मा चवल मारी है उनको फजूल का कंटेंट मिल जाता है। खैर विल डिसाइड विल सी कि करना है कि नहीं करना। एनीवे फिर उसके बाद आई वेंट टू शिकागो। वहाँ पे कुछ कवर किया। फिर डैलस ह्यूस्टन। डैलस वाज मेनली थोड़ा सा रिलैक्स बिकॉज वी वर लाइक ऑन 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 द रन since day one despite battling jet lag अभी भी हो रहा है। we've started very early today as opposed to the usual hours because मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ and then I have nothing to do. So yeah, तो फिर Dallas में we did cover Southwest Airlines. There's this interesting person that I know from there, a good friend. So उसने परमिशन सीख की थी बट ऑफ कोर्स नॉट ऑफ द प्रॉपर कैमरे से ज़रा घबराते हैं गोरे। वो फिर बहुत ज़्यादा अप्रूवल्स चाहिए थे प्लस 2 पाकिस्तानी एक एयरलाइन में क्या कर रहे हैं कैमरा लेके। सो यू नो यू डोंट वांट to raise those flags. So we got a wonderful tour from the airline itself. We did cover through our phone. तो वो भी that'll be out as well. It was wonderful operations. रोज़ाना की 4,500 फ्लाइट्स उस एयरलाइन की उड़ती हैं जो 95% डोमेस्टिक ही होती हैं। इमेजिन बस की तरह चलती है वो। एक जगह जाती है सवारियाँ उतारती है दूसरी सवारी चढ़ती है फिर दूसरे शहर जाती है। वंडरफुल एयरलाइन। सो वो हमने कवर किया एंड देन ह्यूस्टन में फिर वी आई वेंट टू सी सम फ्रेंड्स एंड देन वहाँ से वापसी। सो ऑल इन ऑल अ वंडरफुल ट्रिप एंड आई एम ओनली बैक बिकॉज आई हैव टू शूट अ लॉट ऑफ पॉडकास्ट बिकॉज देन आई वोंट बी अराउंड फॉर अनदर 10 weeks because of the World Cup and then usually July is with family. तो एपिसोड्स तो खैर आती रहेंगी बिकॉज यू नो आई शूट इन इंग्लैंड इज़ वेल। तो वहाँ पे भी फैसिलिटी अब बन गई है अल्हम्दुलिल्लाह। सो या दैट्स द थिंग। और काफ़ी अच्छा ट्रिप रहा। आई मेड अ लॉट ऑफ मेमोरीज you know, especially when you're out with your friends, especially the fact that you had envisioned all these going to all these places as a kid. I remember Goglu and I हम लोग different universities से BCS कर रहे थे कोशिश कर रहे थे करने की। I've tried a lot of things. मैंने MBA पे भी ट्राई किया था वो भी नहीं छोड़ दिया था बीच में। तो सो हम लोग एग्ज़ाम से वो दूसरे नेशनल कॉलेज में था मैं डीजे कॉलेज में था। फॉर दोज थिंकिंग ओ डीजे कॉलेज साउंड लाइक अ कूल कॉलेज इट्स एक्चुअली दयाराम जेठमल कॉलेज
made by this Hindu philanthropist back in 1860s. Wonderful facility. I really should make a vlog of that college. Very iconic building. तो वहाँ पे फिर we used to meet at Karachi University because वहाँ पे exams conduct होते थे और उस ज़माने में Ocean's 11 नई नई आई थी. And we used to dream about going to Bellagio or like places like these. And then 20 years later, we were there. So it was a lot of fun. We made good memories. We even went to Hoover Dam. वो भी बहुत फिल्मों में देखा है. गोल्डन आई स्टार्ट ही उससे होती है, जेम्स बॉन्ड की जो थी मूवी पियर्स ब्रॉसनन के साथ. स्पीकिंग ऑफ मूवीज़, एक अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है आखिर में आएगा. समबडी वांट्स me to list down my favorite movies, so stick around for that. And thank you for all the support on patreon.com/ganjiswag. You can support that. एक और important चीज़ है, it breaks my heart to share this, but it has come to a point where I have to take such decisions. ये वाली episodes and onwards, podcast and Ask Ganji Swag won't be available for audio because we've been dealing with these audio apps, and they've just been robbing us of money for more than 4 years now, and paying absolutely nothing. Other than that, user experience भी ख़राब होता है. And then हमारा जो सब्सक्रिप्शन बेस है यूट्यूब पे वो ही नहीं बढ़ रही होती. अभी अल्लाह अल्लाह करके 140,000 हुए इस चैनल पे. So वो that's more important because that's the primary platform that we use, not those audio. I know it helps a lot of people while they're working out, while they're driving, while they're taking a walk. उसमें बड़ी आसानी होती है. We do understand that, but as business, it's very difficult. It has become very difficult to sustain, especially thanks to the Facebook. It has shadow banned me पिछले 8 महीने से, ever since the Israel-Palestine situation has sprung up again. And I did make a few videos around that. तो उसके बाद से I've been shadow banned. And बेस्ट अभी मैं टीम को ये दिखा रहा था कि वो पूरे हफ्ते का रेवेन्यू वाज $37. लाइक दैट्स नथिंग. ये तो रील के लोगों की रील के एक रील का इतना, इससे भी ज़्यादा होता है. एंड लाइक वी पोस्ट अराउंड 2 वीडियोज़ अ डे ऑन आवर पेज. तो 15 वीडियोज़ के $37 इज़ नथिंग. यू कांट रन. आप घर पे रह के भी काम नहीं कर सकते इवन इफ़ यू आर अलोन. सो वो शैडो मैन हुआ हुआ. एंड देन आई गेट टू सी माई फेस प्लास्टर्ड बड़ा बड़ा कि इनको ब्लॉक लिस्ट में डालेंगे जी, इन पे बात नहीं करते. अगले ने अपनी दुकान बंद कर दी. इतने लोग मैंने फायर करने पड़े मुझे पिछले 2 महीने में बिकॉज इट्स नॉट मेकिंग इकोनॉमिक सेंस, विच इज़ वाई आई हैड टू होल्ड ऑन टू द एजुकेशन चैनल एज वेल. उस पर 1 करोड़ खर्चा करने के बावजूद. सो बट लोगों को वो नज़र नहीं आता. बस लोग जो है लगा दिया कि जी इनको ब्लॉक करें, और मेरे हर पोस्ट के नीचे आ रहा होता है हैशटैग ब्लॉक कर ले ब्लॉक. भाई क्या जाएगा मेरा खल्ली वल्ली. तो ये सीन है. सो ऑडियो पे शायद अवेलेबल ना हो. ऑलराइट, बातें चलती रहेंगी, लेकिन आज चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ. सो पहला सवाल है कॉर्पोरेट मीटिंग्स इन हराम प्लेसेस. सलाम जुनैद भाई, आई एम योर एविड लिस्टर एंड एडमायरर. इवन दो आई डिसएग्री विद यू ऑन अ फ्यू थिंग्स, आई स्टिल सी यू एज एन एजुकेटेड एंड रिस्पॉन्सिबल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुस्लिम्स ग्लोबली. आई एम नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन. तो मैं ये मेडल नहीं पहनना चाहता. मैं कोई मुसलमानों का रहनुमा नहीं हूँ, ना मुझे कोई आज़ाद वतन चाहिए, ना मेरी कोई फ़िलासफ़ी है, ना कोई आइडियोलॉजी. आई एम जस्ट अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ट्राइंग टू क्रिएट अ बेटर वर्ल्ड फॉर एवरीवन. सो मुझे इस तरह लेबल ना करें बिकॉज आई डोंट लाइक लेबलिंग ऑफ थिंग्स from a myopic point of view. Junaid bhai, I'm 21 and I live in Birmingham. Recently, I've joined a consulting company based out in London. I work in their UI and UX wing as an undergrad consultant. So one of our senior managers from London was visiting our Birmingham office last month, so the team decided on for a team dinner post work. Sir, my whole team is mostly Indians and white, so they didn't even consider before choosing a pub as our team gathering venue. Sir, I felt really uncomfortable going to a pub, as you know it is haram for a Muslim to even enter such places. I just made an excuse that I am not feeling well and I marched back home after office. I did feel left out when the team posted pictures on company's channel and mails. However, at least I slept with dignity that I was true to my Allah. Now the problem is that the same incident is about to happen again, and they have booked a tab on the bar and a table at Old House at Home, another pub, which is making me super uncomfortable. Last time they announced important notifications in the team dinner, and I think the same will happen again this time. How do I deal with this? Going to a pub is an absolute no-no from my side. Your valuable advice is needed at this hour. So ये एक भाई हैं, UK में रहते हैं, कंसल्टेंट कंपनी में काम करते हैं, UI UX विंग.
यूज़र इंटरफेस एंड यूज़र एक्सपीरियंस, राइट? जैसा कि फेसबुक है, उसका इंटरफेस है और फिर उसका एक्सपीरियंस है, हाउ इजी इट इज़ टू नेविगेट थ्रू एन ऐप, ये सारे यूज़र एक्सपीरियंस में काउंट होते हैं। जैसे नेटफ्लिक्स है, आई लव नेटफ्लिक्स का इंटरफेस, मुझे अमेजॉन प्राइम का बहुत बुरा लगता है, इवन ऑन टीवी एंड ऑन ऑन योर फोन एज वेल, इट्स नॉट एज स्मूथ। मैं समझ नहीं आता, इट्स लाइक मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी, वाई कांट दे जस्ट मेक समथिंग as fluid as Netflix is. So that's user experience. Our interface is how it looks. तो इनका एक कंपनी का एक इवेंट तो नहीं था, एक गैदरिंग थी, पोस्ट मतलब डिनर था, सो पब में था, एंड ही इज़ सुपर अनकम्फर्टेबल, विच इज़ परफेक्टली फाइन। आपके अपने रिलीजियस लिमिटेशंस हैं, विच इज़ परफेक्टली फाइन। अब ये मसला है कि भाई मीटिंग्स इन हराम प्लेसेस, तो यू लिव इन इंग्लैंड, यू नो इंग्लैंड इज ओपनली साइडिंग विद इसराइल, तो फिर वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन? लोग बड़े आराम से कह देते हैं कि जी ये नहीं करना, वो नहीं करना, येट दे चूज टू लिव इन कंट्रीज वेयर दे आर ओपनली लाइक, मैं मुझे कितने अमेरिकन ने अपना पासपोर्ट फाड़ा है, जलाया है और वापस पाकिस्तान आए, क्योंकि भाई बाइडेन जो है खुलेआम मिलिट्री सपोर्ट भी दे रहा है इसराइल को, वो भी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। वहाँ पे आके कहते हैं जी ये हमारे हाथ में नहीं है, ये नहीं है। आई मीन इन्फ्लुएंसर्स के लोग पीछे पड़ जाते हैं, ये करो वो करो, वहाँ बाबर आजम ने इतना बड़ा बड़ा पेप्सी लिखा हुआ है, ओ जी वो तो पीसीबी का कॉन्ट्रैक्ट है, तो भाई सारे प्लेयर्स आके खड़े हो जाए कि भाई हमने नहीं खेलना, ख़त्म, खल्ली वल्ली। मगर वहाँ पे सो जहाँ तक नहीं चलती ना बात, तो वहाँ तक लोग सही रहते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड। अब दूसरी चीज़ ये मैं हमेशा कहता हूँ कि यार यू कांट लिव इन टू डिफरेंट एराज एट द सेम टाइम। आप 11th सेंचुरी और 21st सेंचुरी में, अगेन व्हेन आई से 21st सेंचुरी, आई एम नॉट सेइंग कि आप नंगे हो जाओ और शराब के अंदर अपने आप को ढेल लो। ऑफ कोर्स यू नीड टू हैव बाउंड्रीज, कल्चरल बाउंड्रीज ज़रूरी है, रिलीजियस बाउंड्रीज भी ज़रूरी है, बिकॉज दैट्स व्हाट मेक्स हु यू आर। बिकॉज आप एक हो एंड उसमें वो बहुत ज़्यादा हैं, तो मेजोरिटी ऑलवेज साइड्स विद यू नो मेजोरिटी, कि भाई लोगों को ये चाहिए। लोग कहते हैं जी पाकिस्तान में कॉमेडी क्यों नहीं चलती, इंडिया की इतनी आगे क्यों है? इट्स प्योरली बिकॉज ऑफ अल्कोहल। ऑफ कोर्स और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अल्कोहल ईजीज यू आउट, आप ठंडे हो जाते हो, आप चिल हो जाते हो। जब आप चिल हो जाते हो तो फिर आप ऑफेंड नहीं होते। यहाँ पे आप सत्तू पी के, रेडबुल पी के बैठे होते हो, जी अकबर चौधरी ने ऐसा कैसे कहा और घर जाके इतनी लंबी पोस्ट लिख दी। इस तरह कॉमेडी नहीं चलती। यू नीड टू हैव, यू नीड टू बी चिल्ड, लिटिल चिल्ड आउट, विच इज़ वाई पीपल प्रेफर दैट, और दुनिया भर में करते हैं। अब अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स हैपन एट द पब। माई वाइफ ऑल्सो हैड दीज कंसर्न्स, विच मैं उसको यही बोलता था कि भाई तुम 20 साल से इंग्लैंड में रह रही हो, तुम्हारी लिस्ट में मैंने कभी कोई जेनिफर जैसिका तो नहीं देखी, सारे वही मुकीम शुकीम यही यही सारे देखे हैं। सो उसका एक बड़ा उसका इशू भी यही है कि यू नो दीज पीपल लाइक टू हैंग आउट सच एंड सच प्लेस, नॉट दैट शी डोंट हैव दोज फ्रेंड्स, कोर्स शी डज, एंड फिर वो किसी ऐसी न्यूट्रल जगह जाते हैं जहाँ पे शवरमा और ये, और अगेन पर्सनल चॉइस। सो उसको काम में ये इशू होता था, एंड देन यू नो शी वुड वॉइस हर ओपिनियन एंड दे वुड अबाइड बाय इट। आप वॉइस कर सकते हो कि भाई मेरा ये इशू है, मैं जो है ना नहीं, या तो आप बोलो कि जी पब के अंदर अगर मसला है तो वो आप आउटडोर्स बैठ जाए। बहुत सारे पब यूके में होते हैं, वो आउटडोर्स भी होते हैं, मतलब बाहर भी सीटिंग होती है। अगर आपको अंदर जाने में, आप पेप्सी मंगा लो, फिर अच्छा फिर पेप्सी कोक भी हराम है, वहाँ कोला नेक्स्ट तो नहीं मिलती, तो आप अपनी ही कोई ईजाद कर लें, या आप कोई जूस वूस मंगा लें, फ्रेश जूस मंगा लें। फिर अगर आपको यूटेंसिल से भी मसला है, आई मीन लाइक फिर कहाँ तक जाएंगे? फिर तो अपना ही स्टील, मरियम नवाज की तरह स्टील का ग्लास लें, वही ले लेके फिरते रहे कि इसी में मुझे डाल के दे दें कुछ ना कुछ। अब होता ये है कि अ लॉट ऑफ बहुत सारी जो प्रमोशंस होती है ना, वो परफॉर्मेंस एक जगह होती है, आपकी बॉन्डिंग कितनी है बॉस के साथ या आपके मैनेजर के साथ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और वो बॉन्डिंग होती ही इस तरह के इवेंट्स में है और इस तरह के आउटलेट्स में है, जहाँ पे ज़रा बॉस बॉस नहीं रहता, थोड़ा आपकी दोस्ती यारी हो जाती है। अगर आप पिकल बॉल खेलने जा रहे हो, लाइक आई नो दिस पर्सन थ्रू समवन इन कराची, जिसकी प्रमोशन ठीक है, उसकी अपनी परफॉर्मेंस अपनी जगह है, लेकिन उसकी मेन प्रमोशन की वजह क्या थी? क्योंकि उसका बॉस सुबह 7 बजे जाके गोल्फ खेलता था, तो उसने भी गोल्फ शुरू कर दिया, एंड अ लॉट ऑफ बॉन्डिंग हैपेंड देयर। ठीक है, अब इसको लोग बोले जी उठा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, दिस इज हाउ इट वर्क्स। दुनिया ऐसी ही चलती है। यू कांट बी टू रिजिड एंड एक्सपेक्ट गुड थिंग्स टू हैपन टू यू। अब आपने कहा कि आपकी टीम में मेजोरिटी इंडियंस है, परहैप्स दैट्स द रीजन व्हाई इंडियंस एक्सेल in career, not denying Pakistani are super talented just as much as Indians out there. It's just maybe it's when it comes to socializing, उसमें शायद वो साथ ना देते हो। Again, religious boundaries आ जाती है, and then you know Indians like to drink a little less than the Goras themselves, and then they would be bonding. क्योंकि बिल गेट्स फिर यही देखेगा ना यार, कि सत्या नडेला के साथ अगर उसने चिल किया होगा, तो इसको लगा होगा यार ये चिल बंदा है, यार ये अच्छा बंदा है, इसका जाविया ज़रा
क्योंकि ऑफिस में तो ऑफिस ही चल रहा है ना. एंड देन व्हेन यू आर आउटसाइड, ये टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ क्यों होती है? इसलिए तो होती है सो दैट पीपल कम टुगेदर. फॉर एग्जाम्पल, यू नो, ये जितनी भी सिलिकॉन वैली कंपनीज हैं, दे आर डिजाइंड बाय ऑफ कोर्स इंटीरियर डिजाइनर्स बट ऑल्सो साइकोलॉजिस्ट. कलर स्कीम क्या होगी, ये क्या होगा, कौन सी चीज़ कहाँ होनी चाहिए. सो एप्पल इज़ फेमस फॉर सेरेंडिपिटी. सेरेंडिपिटी का मतलब ये है कि बेसिकली जैसे कि वाटर कूलर है ना, पानी पीने सेल्स वाले ने भी आना है, इंजीनियर ने भी आना है, टेक्नीशियन ने भी आना है, डिज़ाइन वाले ने भी आना है, राइट. सो दे वुड पर्पसली प्लेस दोज वाटर डिस्पेंसर जहाँ पे डिफरेंट जगहों के लोग आएँ. अब तो खैर ऑफिस बहुत बड़े होंगे बट यू गेट व्हाट आई एम सेइंग. मे बी एट सम पॉइंट जब शायद ऑफिस उतने बड़े मेगा किलोमीटर्स पे नहीं थे, स्क्वायर किलोमीटर्स पे, दे वुड कम एंड डिस्कस कि यार तुम्हारे यहाँ क्या चल रहा है. लाइक यू नो, पैंट्री पे मुलाकात हो जाती है सेल्स वाले से, यार तुम लोग आजकल क्या कर रहे हो. अच्छा मैं ये कर रहा हूँ. अच्छा हम लोग ये कर रहे हैं. आईटी वाला बोलेगा कि सेल्स वाला बोलेगा भाई ये फीडबैक आ रहा है प्रोडक्ट पे, ठीक है. फिर आईटी वाला बोलेगा अच्छा इसका तो ऐसा हम कर सकते हैं, वगैरह वगैरह करके. दैट्स हाउ एप्पल बिकम्स एप्पल, यू नो. या सिमिलरली अगर इसी तरह हम बात करें, एमआरआई स्कैन मैंने एक बुक में ही पढ़ा था कि वो बना ही इस तरह था कि एक बॉस्टन यूनिवर्सिटी का एलुमनाई डिनर था या किसी वन ऑफ दोज यूनिवर्सिटीज़ बट इन बॉस्टन, परहैप्स एमआईटी. तो उनका इवेंट था. एक कमेंट आया था कि परहैप्स बहुत बोलते हैं. आई मीन जहाँ बोलना है वहाँ बोलूँगा ना. अ, उनका ये था कि डिनर था, सो वहाँ पे एस्ट्रोफिजिसिस्ट भी था, एक ऑर्थोपीडिस्ट भी था, राइट. सो उसने पूछा आजकल क्या चल रहा है. उसने बोला कि वो हमें हबल टेलीस्कोप हम यूज़ कर रहे हैं बट लाइक इमेजरी सही नहीं आ रही थी, तो फिर मैंने मैग्नेटिक रेजोनेंस अप्लाई की तो वो एस्टेरॉइड्स और अच्छे दिखने लगे. तो फिर ऑर्थोपीडिस्ट ने बोला यार यही मसला मुझे एक्सरे में भी होता है. सो व्हाट इफ़ आई अप्लाई द सेम मैग्नेटिक रेजोनेंस on my x-rays, and then that's how we got MRI, right. It was because of a conversation. So you need to have environments जहाँ पे लोग एक दूसरे से काम के अलावा की भी बात करें बट वो इवेंचुअली फिर काम ही को अच्छा कर रही होती है. सो विच इज़ वाई ये जो टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ होती हैं वो ठीक है, देखने में लगता है कि जी ट्रेजर हंट चल रहा है, ये चल रहा है, मर्डर मिस्ट्री चल रही है, बट एसेंशियली होता यही है कि बॉन्डिंग होगी, कनेक्शंस बिल्ड होंगे, एक फैमिली टाइप का माहौल बनेगा, तब जाके और परफॉर्मेंस अच्छी होगी. कैपिटलिज्म में इट्स ऑल अबाउट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. अब वो चाहे पब की सूरत में हो रही हो या पिज्ज़ा की सूरत में हो रही हो या अप्रेजल की सूरत में हो रही हो, इट इज़ हाउ इट इज़. तो you're going to be missing out a lot. You can go to these places and not order anything, right. And then you can voice out your concern. maybe उनको लगे कि यार हमें आपके लिहाज से नहीं करना चाहिए, वी शुड गो टू एनी हलाल जॉइंट, यू नो, एंड डू द अल्कोहल लेटर, राइट. ज़ाहिर है सबको भी इंजॉय भी करना होता है बाद में. सिमिलरली टॉप गोल्फ इज़ माई फेवरेट थिंग टू डू. और मैंने वहाँ पे जो एक चीज़ नोटिस की है, मैं हमेशा ही सोचता हूँ कि इनका ROI कैसे मैनेज होता होगा. बिकॉज फॉर एग्जांपल अगर लास वेगस में स्फेयर के सामने इतना बड़ा लैंड है जहाँ पे टॉप गोल्फ बना है, उसका ROI कैसे मैनेज होता होगा. डेफिनेटली नॉट विद द कि $40 का घंटा आप लगा लें और उसमें जितने भी बे होते हैं, बे इज़ लाइक एन एरिया जहाँ पे आप खेलते हो. सो मैंने नॉर्मली टॉप गोल्फ जितने शहरों में खेला है वहाँ मैंने नोटिस किया वहाँ पे कॉरपोरेट्स आए हुए होते हैं, एंड ऑफ कोर्स दे सर्व अल्कोहल एज वेल. सो उनका मकसद वहाँ गोल्फ खेलना नहीं होता, इट्स बेयरली जस्ट टू हैव फन. और उसमें ज़ाहिर है अल्कोहल इन्वॉल्व है तो वो ज़ाहिर है अपनी पार्टी शार्टी साथ कर रहे होते हैं. सिमिलरली क्लाइंट सर्विसिंग जो होती है वो भी ज़्यादातर उन्हीं जगहों पे होती है. आई हैव बिन पार्ट ऑफ वन इन दुबई, बट मैंने इन दैट लाइन ऑफ वर्क जो देखा था, जो मेरे सीनियर्स करते थे विद बिगर क्लाइंट्स, उनको लेके जाना होता था, किसी की क्या शौक है, किसी को क्या वट एवर, तो वो क्लाइंट सर्विसिंग भी अराउंड अल्कोहल ही की जाती है. सो या दैट्स थिंग. अब ये दुनिया इसी तरह ऑपरेट करती है तो आप क्या ही कर सकते हैं. सो I thought that's one more thing I needed to add there. I know so many of examples जहाँ पे people who were working remotely from Pakistan, the office in America realized कि जो है ज़्यादा रात हो जाती है तो हमें ऐसे टाइम कॉल करना है. एक लड़की ने अपनी स्टोरी खुद शेयर की थी कि उसके आई थिंक रमज़ान थे या उसकी कोई नमाज मिस हो जाती थी, समथिंग समथिंग. सो दे चेंज देयर ओन टाइमिंग्स कि उसकी नमाज अकोमोडेट हो सके. सो व्हेन यू वॉइस दीज थिंग्स दे टेक इट वेरी सीरियसली बिकॉज वो बिलीव करते हैं इन चीज़ों पे कि वो चाहे आपके बिलीव पे ना बिलीव करें बट दे बिलीव इन एक्सरसाइजिंग
योर प्रेफरेंसेस फ्रीली, राइट? सो बात करके देखें, आप इस तरह नज़रें चुराते रहेंगे तो फिर होता वही है कि जब आप जाना छोड़ देते हैं बार बार, तो फिर लोग आपको बुलाना छोड़ देते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, फॉर वट एवर रीज़न, एक साहब हैं, बहुत मशहूर हैं, आप लोग सब जानते हैं। वो मुझे बहुत सारी चीज़ों पे इनवाइट करते हैं, मगर वो इनवाइट हमेशा तब करते हैं जब मैं इस मुल्क में नहीं होता। मैं हमेशा बोलता भी हूँ कि यार आई एम सॉरी, इट ऑलवेज कम्स टू अ पॉइंट वेयर आई एम नॉट अराउंड और नॉट इन द सिटी। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ, फिर मैंने भी थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट मारी एंड देन आई हैड दिस दैट पर्सन ओवर फॉर डिनर, एंड ताकि कि अगले को ये फील ना हो कि मैं उसको कटा रहा हूँ या मुझे उसकी ऑर्गेनाइजेशन से मसला है, कुछ है, ऐसा नहीं है। तो होता ये है कि जब आप बार बार नहीं जाते ना, फिर लोग आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, फिर लोग आपके बारे में सोचना भी छोड़ देंगे। जब सोचना छोड़ देंगे तो फिर कहाँ अप्रेजल, क्या प्रमोशन। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में, कि व्हाट हैपेंस आउटसाइड द लाइन ऑफ वर्क, वेल एसेंशियली दैट इज़ ऑल्सो वर्क। तो वो भी आप ही के काम आ रहा होता है। तो अगर आप इसी तरह नज़रें चुराते रहेंगे तो फिर वो आपको बुलाना छोड़ देंगे, देन दे वोंट टेक यू एज अ टीम प्लेयर। वो बोलेंगे यार ये आउटसाइडर है। और फिर यही वाले बिहेवियर्स हैं जो कि फिर आपको एलियनेट करते हैं। फिर अगर इसको आप मल्टीप्लाई करें ऑन अ पाकिस्तानी कम्युनिटी लेवल पे देख लें या मुस्लिम कम्युनिटी लेवल पे देखें, फिर लोग यही बोलते हैं यार ये तो हमें हैप्पी मैरी क्रिसमस तक नहीं बोलने बोलने के रवादार है, तो हम इनसे क्यों बात करें या हम इनको क्यों प्रमोशंस दें या हम इनको क्यों आगे लेके जाएं। यू गेट इट। बहुत सारे मसले। बाकी किसी ने आपको ज़बरदस्ती रोका हुआ नहीं है। आप उस हराम मुल्क का पासपोर्ट फाड़ें, अल्हम्दुलिल्लाह अफ़गानिस्तान जाएँ, पाकिस्तान आएँ, यहाँ पे रहें खुल्लम खुल्ला, या तो पब ही नहीं है तो मसला ही नहीं है। और फिर यहाँ के आप शरिया कंप्लाइंट कंपनी में काम करें, वही शरिया कंप्लाइंट कंपनी जो कि फिर आपका अप्रेज़ल भी रोकेगी। आप वॉशरूम कितनी बार जाते हैं वो भी काउंट होता है कुछ कंपनीज़ में, मतलब मैंने खुद देखा है। और दिन की लिमिटेड गिन के चाय दी जाती है, और फिर आपको अगर रेस्टोरेंट भी लेके जाएँगे तो उस रेस्टोरेंट में जो बिल होगा वो हैंड रिटन होगा, या फिर सर पीओएस मशीन ख़राब है, क्योंकि वो भी किसी शरिया कंप्लाइंट ओनर की होगी। यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, दे डोंट बिलीव इन पेइंग टैक्स, वो मुँह पे खुद बोलते हैं। और जो है वो कैश डीलिंग होगी। तो अगर आपने एक हराम प्लेस छोड़नी है तो आप यहाँ आ जाए, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे 10,000 इस तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बट I hope you get my point. I absolutely, respect your views. और मैं भी कभी अगर पब जाता हूँ तो मैं जिंजर एल मंगा लेता हूँ, मुझे वो पसंद है। जिंजर एल शराब नहीं होती, और जो है ज़ाहिर है मेरी वैल्यूज़ हैं और मैं नहीं उनको क्रॉस करता, मेरी बॉर्डर लाइन है। मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं शराब पी, ना मेरा कोई इरादा है। बट मुझे कॉमेडी करने का भी शौक था और कॉमेडी होती ही बार में थी, क्या करते, तो करनी पड़ी। मगर फिर अपनी नर्व्स पे की कि यार मैं या तो रेड बुल पी लूँगा या मैं ये पी लूँगा, या मैं कुछ भी नहीं पीऊँगा। हाँ, फैसिलिटेट ज़रूर हुआ, क्योंकि अगर लोग शो देखने आए, और उसमें मैं अकेला नहीं होता था, बहुत लोग होते थे, तो जो आए उन्होंने कंज्यूम की, सो समहाउ आई वाज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ड्रिंकिंग। खैर, तो इस तरह तो अगर आप जाएँ तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते ज़िंदगी में। आप फिर 7-Eleven से आप डबल रोटी भी नहीं खरीद सकते, क्योंकि फिर उसने अगर वही पैसा कमा के आगे शराब पी ली, तो मतलब वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन? इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स इशू। बट ये कि कोशिश करें आप अपनी चीज़ वॉइस कर दें कि यार मेरा ये इशू है, और इफ़ इट कैन बी अकोमोडेटेड इन सम वे, आई वुड बी रियली थैंकफुल, एंड आई एम श्योर कि दे वुड। अगर ना करें तो ठीक है, फिर आपका भी बात हो गई और उनका भी काम हो जाएगा। सो आई होप आई आंसर योर क्वेश्चन। ख्याल रखिएगा एंड गुड लक। और जी, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज पाकिस्तानी ड्रामाज ruined my marriage. Hi Junaid, greetings from Copenhagen. I absolutely love your contribution to our country. Apologies in advance if this comes off as another shadi question in your inbox, but Allah has been kind. Life has been good to me on other aspects of life. My story starts when I turned 25 years old and I was feeling settled in life. I work in supply chain at a grocery chain in Denmark. Miami would have never accepted if I had chosen a girl on my own for marriage, so I just swallowed a bitter pill and let them pick a girl of their choice. I got to know that I was promised my cousin a while back, but I refused her rishta when I learned that she isn't well read and I won't be able to live with her. So my mommy then chose someone else from her family instead of her daughter, and I had my nikah ceremony with her in 2018. I applied for a visa process and in the meantime took her with me on a tourist visa to Denmark. Life was great. She was adapting to all the environment for the first time ever. I myself had lived in a house that didn't feel like a student dorm. Once her visa was exhausted, she traveled back to to Pakistan. We were just waiting for her papers to come through. Meanwhile, COVID happened. It was a very difficult time where we would only meet each other twice
in the span of 3 years, but in 2022, she came again, and this time for good. Junaid by this time, however, things felt very different. Last time, she was already looking at job portals and improving her LinkedIn profile, learning basic Danish language, etc. Whereas now she was more into how can I improve my living room ka furniture and set up Pakistani dramas on her cable, etc. During COVID, she had started watching those TV dramas. Whenever I would come home after 9 hours, I would ask her what did she do all day, and her typical response would be, I watch TV dramas all day. Miami visited us for a couple of months, and instead of having a nice family time and traveling, it was all out WWF matches in the home. Our neighbors had to knock on our doors a couple of times to know if everyone was safe in the house, and they heard shouting noises. To cut it short, it ended up in a divorce, and the main reason for it was my wife's lack of patience in everything and her zest of gaslighting, smallest of things. My house felt empty after she left. Every day after returning back from work, I just keep the lights off and turned on the TV. While doing the dishes or cooking, I would hear whatever was playing in the background. I heard a familiar dialogue one day. To my surprise, the drama I saw on TV, which had a monotone topic of Saas versus Bahu, was exactly what happened at my home. The things the so-called protagonist said were the same things my wife used to say in the drama, and in the drama, my wife was shown as the victim slash hero. Junaid Bhai, did Pakistani dramas ruin my marriage? How have we fallen so low that when the world is creating science fiction and zombie apocalypse series or content like many Indian series have, we are repackaging toxic fights as happy family entertainment. I know your advice won't fix my marriage, but I wanted to share my observation and would love to hear your perspective on this. Regards. Alright, so एक भाई है डेनमार्क में सप्लाई चेन में काम करते हैं. इनकी शादी पहले होनी थी किसी कज़न से. ही रिफ्यूज़. अम्मी ने अलाउ नहीं करना था कि अपनी मर्ज़ी से करें, बिकॉज क्लियरली अम्मी ने रहना था साथ. अब साथ रही तो एक ही महीने में गुत्थम गुत्था. खैर, सो इनकी जिनसे शादी हुई तो पहले वो विजिट वीज़ा पे आई प्री कोविड. सो तब तक वो काफ़ी एंथुजियास्टिक थी. शी वॉज लुकिंग एट जॉब पोर्टल्स, लिंक्डइन प्रोफाइल. लेकिन जब कोविड के बाद 3 साल बाद आई तो ऑल शी वुड डू इज़ वॉच ड्रामास and clearly do nothing. It's very relatable in terms of कि this is what I get to hear a lot, कि ड्रामे से हमारा घर ख़राब हो गया, ये हो गया, वो हो गया. इन चीज़ों का इम्पैक्ट ज़रूर होता है. ऑफ कोर्स जैसे लोग बोलते हैं कि जी GTA खेल के वायलेंस बढ़ गया है, तो फिर आगे से ये होता है कि भाई हमने सारी ज़िंदगी सुपर मारियो खेला, हम तो कछुओं पे छलांग नहीं मारते. बट ये कि उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं ज़रूर रह जाता है. बहुत सारी चीज़ें जो है नॉर्म बन जाती हैं. व्हेन यू कीप सीइंग देम अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, certain channels in Pakistan are being celebrated just because they are of a particular gender, rather than seeing कि उन्होंने contribution क्या दिया है in terms of quality content. It is true कि हमारे यहाँ content जो है वो बहुत ही बेकार होता है. हम बिजली के बिल में पीटीवी को हर महीने 100 रुपये देते हैं, लेकिन पीटीवी ने पिछले 20 साल में आपको कोई भी मेमोरेबल चीज़ नहीं दी है. सो इट्स क्लियरली, बट दैट्स, चलो गवर्नमेंट का चैनल है. जो प्राइवेट चैनल्स हैं विच हैव द मसल, इवन दे आर वेरी लेजी इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग गुड कंटेंट. और बस वो कहते हैं जो चीज़ चलती है वही कर लेते हैं. इसमें आई हैव मेंशन्ड दिस बिफोर, and I'm saying this very responsibly because I had met some guy जिनका काम ही रिसर्च एनालिसिस था फॉर अ प्राइवेट चैनल. और उन्होंने उसमें ये कहा कि जब तक 13वीं एपिसोड तक लड़की पिट रही थी तो रेटिंग ऊपर थी, और 14th एपिसोड में जब उस लड़की ने हाथ पकड़ लिया कि नहीं, आज से मैं तुम्हारा जुल्म बर्दाश्त नहीं करूँगी क्योंकि मैं अब काम करती हूँ, रेटिंग गिर गई. क्योंकि जो उनकी ऑडियंस है सेक्शन C, D एंड E, अब ये मीडिया के बनाए हुए रेटिंग्स हैं. सेक्शन A होता है आपकी बिल्कुल ही अलग क्लास है, वो तो टीवी नहीं देखती. वो देखती है किम कार्डेशियन वाले ना, कीपिंग अप विद कार्डेशियन, वो दूसरी है. B जो है आपकी अपर मिडिल क्लास होती है. फिर C, D, E जो होती है वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास एंड देन द रेस्ट. तो वो उनको तो मॉर्निंग शो इस उन्हीं के अराउंड बनाए जाते हैं. वो औरतें जो घर में हैं, जिन्होंने काम पे नहीं जाना, राइट. जो लड़कियां काम पे जाती हैं वो तो नहीं देखती निदा यासिर का शो सुबह 9 बजे, वो तो ऑफिस में बैठी होती हैं. तो वो होता ही उनके लिए है कि जो बच्चों को स्कूल भेज दिया, हस्बैंड को, वो जो टिपिकल वाइफ मटीरियल, शौहर को भेज दिया, सफाई भी चल रही है, साथ साथ निदा यासिर टीवी पे चल रही है. इसीलिए हमारे मॉर्निंग शोज़ के नाम बेसिक होते हैं. उठो पाकिस्तान, जागो पाकिस्तान,
सवेरा पाकिस्तान, और क्या होते हैं इसी तरह के होते हैं, बेसिक एस फक, कि जहन ना लगाना पड़े, क्योंकि उनका टारगेट ही वो ऑडियंस होती है जो जहन लगाती नहीं है। सो उन साहब का ये कहना था कि हमारी जो मास ऑडियंस है वो तो औरत ही वही है जो पिटती है सारा दिन। तो वो जब तक वो पिट रही होती है तो वो रिलेट करी थी, हाँ ऐसे तो मैं भी पिटती हूँ रोज़, सही है, ठीक है। और वो इतनी इंटरनलाइज कर चुकी होती है मिसोजिनी कि उनको सही लग रहा होता है कि हाँ भाई शौहर का मूड ख़राब होगा तो हाथ तो उठाएगा। वो जहाँ लड़की हाथ उठा लेती है वो कहती है तो फिक्शन है, ये तो ऐसा होता ही नहीं है, तो वो टीवी बंद कर देते हैं, तो उनकी रेटिंग गिर जाती है। तो बिकॉज इट्स अ कैपिटलिस्ट चैनल होता है, जो भी चैनल होता है, जस्ट लाइक माई सेल्फ, मैं भी फॉर प्रॉफिट ही काम करता हूँ ना, ये कोई चैरिटी तो नहीं चल रही। तो वो भी फॉर प्रॉफिट है, उनका स्केल बहुत बड़ा है, इतने बड़े बड़े इदारे होते हैं, इतने कैमरे होते हैं, इतना बड़ा क्रू होता है, तो उनको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करनी होती है। तो फिर वो लेजी टॉपिक्स में ही रहते हैं कि यार जो चलती फिरती चीज़ है, गिने चुने घर हैं डिफेंस में, आप ड्रामों में देखें वही घर आपको बार बार नजर आएंगे, बिकॉज वो लोकेशन बंदी हुई है कि जी ये 60,000 पर डे पे मिलता है, वो 80,000 पर डे पे मिलता है ना, ऐसे ही होता है ना। लोकेशन मखसूस घर है, वो बने हुए ही इसलिए हैं। कुछ लोगों के पास बहुत पैसा होता है, उन्होंने एक्स्ट्रा घर बनाया इसलिए होता है कि ये शूट पे दिया करेंगे, तो सजाया भी बड़ा अच्छा होता है। एक घर बड़ा मशहूर है मज़ार कैद के बिल्कुल पीछे, क्या नाम है उस जगह का, कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी। वहाँ पे बहुत शूट्स होती हैं, आप जब भी, क्योंकि ना उस एरिया में ट्रैफिक इतना नहीं है, मज़ार कैद के बिल्कुल पीछे गुरु मंदिर से भी गली जाती है वहाँ, तो बहुत डिजर्टेड इलाका है। तो वहाँ पे उनको तंग भी नहीं होता, क्रू की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ जाती हैं, और वो बंगले बने हुए हैं वहाँ पे। तो वो बहुत ड्रामों में और बहुत फिल्मों में भी आया है। तो मेरा भी जाहिद अहमद के साथ जो सीन था, घबराना नहीं है, मैं वो उसी सड़क पे ही था, और घर के अंदर नैयर एजाज साहब के साथ सीन था। मैं उस सीन में नहीं था, बट नैयर एजाज साहब का सीन घर पे था, बाहर सड़क पे मेरा और जाहिद अहमद का था। एनीवे, सो आई मेट दिस गाय, अ वंडरफुल गाय इन अमेरिका, शहर का नाम नहीं बताऊंगा। तो उनका भी ये इशू चल रहा था बिकॉज हिज फैमिली वांटेड हिम टू मैरी समवन फ्रॉम पाकिस्तान। अगेन मुझे चीज़ समझ नहीं आती, जो बच्चे जहाँ पले बड़े हैं आप उनको वहीं की ढूंढ के दें, क्योंकि वो किसी और माइंडसेट में पले बड़े होते हैं, आप बिल्कुल दूसरे माइंडसेट की लड़की ला के दे देते हैं, वो मिसमैच हो जाता है। आपको बस ये होता है कि जी यहाँ की लड़कियां तो क्लबिंग करती हैं, शराब पीती हैं, तो हम जो है ना मामू की लड़की लाएंगे वहाँ से। भाई जिसने नहीं करना वो वहाँ भी नहीं करती, जिसने करना होता है वो यहाँ भी आइस का नशा कर रही होती है। सो ये तो जहन से आप निकाल लें, ये सिर्फ आपकी तरबियत पे होता है, कि आपने किस तरह की तरबियत दी। तो कि इसका क्या मतलब है कि इंग्लैंड में जितने बच्चे सारे नशे करते हैं, गलत बात है, जनरलाइज स्टेटमेंट है। तो लोगों की प्रेफरेंस होती है कि जी पाकिस्तान से लड़का लाएं या पाकिस्तान से लड़की लाएं, क्योंकि जी ये तो इस्लामिक कंट्री है। हमारा मुल्क इस्लामी नहीं है, हमारा मुल्क मजहबी है, और वो भी मजहबी दिखना चाहता है, वो वाला मजहबी अंदर से नहीं है। सो उन साहब का को बहुत मसला हुआ लड़की ढूंढने में। अब वो एक अमेरिकन माइंडसेट वाला आदमी है, वो एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब भी करता है, लेकिन साथ साथ साइड हसल भी करता है, ये भी करता है वो भी करता है। तो वो थोड़ा सा अग्रेसिव फाइनेंशियली परसू करता है लाइफ को, बिकॉज दैट्स हाउ ही हैज़ ग्रोन अप। वो कह रहा है मैं जब भी पाकिस्तान गया रिश्ते ढूंढने, अम्मा ले गई, खाला ले गई, इधर उधर उधर, तो लड़कियां तो प्रिंसेस हैं यहाँ पे, एक जनरल जो है वो प्रिंसेस हैं, और वो बस वेट कर रही है कि कोई शादी, क्योंकि अगेन एक लड़की को दिमाग में डाल दिया कि जी तुम्हारी सारी आज़ादी शादी में है, घूमने फिरने जाना है, हुंजा जाना है, शादी के बाद जाना। ये बातें मैं बहुत रिपीट कर चुका हूँ, मुझे भी अनोय करती हैं अब ये चीज़ें। तो वो तुम अब वेट करो, तुम बस तैयार होके रहो। तो वो एक सर्टन माइंडसेट है, मैं ही नहीं कह रहा सारी ऐसी हैं। तो वो प्रिंसेस है कि भाई मेरे पीछे तो बड़े रिश्ते हैं और लड़के भी पीछे लगे रहते हैं। सो मैं जो है वो मैं आई एम समथिंग। तो मैं कह रहा मैं उनसे बात करता था कि भाई तुमने लाइफ में गोल क्या है? कहती है, क्या गोल है, कुछ भी नहीं है, बस ठीक है शादी होगी, बच्चे होंगे, ये होगा वो होगा। या फिर वो ये पूछता था एज एन अमेरिकन, टिपिकल अमेरिकन, व्हाट आर यू ब्रिंगिंग टू द टेबल। तो कह रहा लड़कियों के पास जवाब नहीं होता था, वो कहती थी मैं हूँ ना। वो कह रहा तुम तो हो, ऐसे तो मैं भी हूँ, बट लाइक हम एक इनहेरेंटली जस्ट बिकॉज वी एग्जिस्ट, दैट्स नॉट ब्रिंगिंग समथिंग टू द टेबल, यू हैव टू यू नो मैच द इक्वेशन। तो मैं दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू दिस, ये मेरे गोल्स हैं, मैंने अपने आप को इस तरह प्लेस करना है ज़िंदगी में, ये करना है वो करना है। व्हाट तुम्हारा क्या उसमें है होगा इनपुट, कोई ख़ास कह रहा जवाब नहीं मिलता था। आई एम ऑफ कोर्स पैराफ्रेजिंग एंड फॉरगेटिंग अ लॉट ऑफ फर्दर डिटेल्स, बट यू गेट द पॉइंट। तो वो कह रहा है यहाँ पे वो लड़कियों का ना वो माइंडसेट ही नहीं होता कि हमने कुछ करना भी है ज़िंदगी में, या कोई गोल है या कुछ नहीं, बट ठीक है ग्रेजुएशन कर ली या डॉक्टर बन गई, क्योंकि डॉक्टर बहुओं के, क्योंकि उनकी सोच ही शादी के अराउंड होती है कि डॉक्टर बनूंगी मेरे चांसेस बढ़ जाएंगे, ये करूँगी तो ये। सो
सो ये बात है, एंड दिस इज व्हाट आई हेयर फ्रॉम अ लॉट ऑफ ओवरसीज विमेन एज वेल, कि पाकिस्तान की लड़कियां वेली हैं और वो बस एक फ्री मनी का वेट कर रही हैं बैठी हुई। अगेन नॉट ऑल बट मोस्ट, कि बस कोई आएगा और वो हमारे साथ ज़िंदगी, अभी हम यहाँ पढ़े हुए फिर हम वहाँ पढ़ जाएंगे। उनके अंदर कोई फायर नहीं है, कोई इंथुजियाज़म नहीं। अगेन इट इज़ अ डीप रूटेड इशू, और उनको मैं यही जवाब देता हूँ कि भाई वो जिस सोसाइटी का हिस्सा है वहाँ पे वैसे ही फीमेल इन्वॉल्वमेंट महदूद है, परमिशन के इशू हैं। ये तो आप अर्बन एरियाज़ में KLI कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में देखते हो, आप दूसरे शहरों में जाओ आपको औरत ही नज़र नहीं आती। तो एक बहुत बड़ा खाली पाकिस्तान कराची, लाहौर, इस्लामाबाद नहीं है, उसके अलावा बहुत बड़ा पाकिस्तान है। आप मैं भी कोयटा में था, कोयटा में यू यू बेयरली सी वुमेन अराउंड। सिमिलरली बुरे वाला में मेरा दोस्त रहता है, वो तो खुद कहता है कि आप गाड़ी चला के निकलो, ऑल यू सी इज़ मेन। या ईद के दिन में, अभी जो ईद गुजरी है, वाना वज़ीरिस्तान की एक तस्वीर आई थी जो मैंने पिछले एपिसोड में मेंशन किया था, कि कोई झील के पास लोग थे और उसमें फेमिनिस्ट ख़वातीन लिखा था, वेयर आर द वुमेन। चले वुमेन नहीं निकलती घर से बाहर, छोटी बच्चियों को तो ला सकते हो झील देखने, इट वाज जस्ट मेन। सो मोबिलिटी का इशू है, इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो वो एक फिर डराया हुआ भी है। तो वो उनको जब रखा ही है कि भाई तुमने घर में ही रहना है, तो फिर वो घर में ही पड़ी रहेगी, तो फिर वो आगे भी यही सोचेगी कि मैंने आगे भी बस घर में ही रहना है, तो मैंने बस टीवी देखना है और रियलिटी शोज़ देखने हैं, बिग बॉस देखना है। बिग बॉस सच अ रेड फ्लैग, आई स्वेयर टू गॉड, आई वुड नेवर डेट एनीवन, आई वुड हैव नेवर डेटेड एनीवन जो कि बिग बॉस है। आई थिंक इट्स अ वेरी इन्वेसिव शो, कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। सेम गोज फॉर डेली व्लॉगिंग, बैठे हैं भाई देख रहे हैं भाई फलाने ने नाश्ते में क्या, हु द फक हु गिव्स अ शिट मैन कि अगले ने नाश्ते में क्या खाया। बट देयर आर पीपल हु वॉच इट। सो ये बहुत बड़ा मसला है, इट्स अ डीप रूटेड इशू। तो जो खवातीन ओवरसीज़ होती हैं, जो वहीं पली बड़ी हैं, काम करती हैं, वो एक उनका ये मानना है कि पाकिस्तान की औरतें वेली हैं। तो उनको मैं समझाता हूँ कि सम आर बाय चॉइस, और वो अपने आप को समझती ही ऐसी है कि भाई मैं तो केट मिडल्टन से नीचे तो मैं हुई नहीं, तो हैरी आए या विलियम आए, मैं उससे नीचे तो मैं बात ही नहीं करूँगी। देर आर सम लाइक दैट, बट ज़्यादातर की मजबूरी है कि उनको उनको अलाउ ही नहीं किया जाता कि वो एक सिस्टम का हिस्सा बने, तो वो उस तरह सोचती भी नहीं है। खैर, तो इन योर केस clearly COVID has ruined a lot of marriages, especially the long distance ones, a lot of relationships as well. खैर वो तो रिलेशन तो हराम होती, तो वो तो अच्छा खराब खत्म हुई। एनीवे, तो and a lot of people have changed habits during COVID. For example, I completely stopped reading, and I think this was around the time when TikTok went crazy and then Reels came along, एंड देन फिर अटेंशन स्पैन लोगों का फक हो गया टू द पॉइंट के आई barely even watch Netflix now. So she clearly caught on to the addictive nature of Pakistani dramas. And of course, since it's always revolving around household toxicity, तो फिर उसमें फिर अच्छा फिर एक ये भी बड़ा मसला है कि ना हर बंदा साइड करता है, यू नो, प्रोटैगनिस्ट के साथ। यार मेरी ज़िंदगी देखो, दिस इज़ द रीज़न वाई दीज ड्रामा सेल, इज़ बिकॉज हर औरत कहती है तो मेरी कहानी है, मैं भी मेरे साथ मैं भी जुल्म का शिकार हो रही हूँ। वो अलग बात है कि जब वो खुद सास के रोल में आएगी, शी विल बी डूइंग मोस्ट लाइकली द सेम थिंग्स, बिकॉज दैट्स हाउ द साइकिल रन्स। मगर ये कि हर अपने आप को विक्टिम देख रहा होता है। सो perhaps maybe in this case as well, she saw herself as a victim, and अगर आपकी वालदा ने उनको टोका होगा कि भाई सारा दिन बैठ के ड्रामे देख रही हो, थोड़ा ये भी कर लो, वो भी कर लो, या हाथ बटा लो, या मेरा बच्चा अकेला काम करता है, डुअल इनकम करो, ये करो, तो उनकी लड़ाई वड़ाई हो गई होगी और उसने बोला होगा कि यार मैं यहाँ विक्टिम हूँ, मैं घर छोड़ के आई हूँ, मैं पाकिस्तान छोड़ के आई हूँ, तो कुर्बानी तो मैंने दी है। सो अब चूंकि मैंने ये कुर्बानी दी है और मैं माँ बाप को छोड़ के आई हूँ, दोस्त अहबाब को छोड़ के आई हूँ, तो अब मेरा राइट है कि मैं प्रिंसेस बन के रहूँ और मैं सारा दिन बस टीवी देखूँ, नेटफ्लिक्स एंड चिल करूँ। एंड ऑल्सो आई विल रीइटरेट, वो जो एक वीडियो वायरल हुई थी, काफ़ी एक खातून थी इंग्लैंड की, कि वो कह रही थी मैं तो बहुत बोर हो रही हूँ यहाँ पे, तो मैं फंस गई हूँ, एंड शी वॉज आई थिंक अ न्यू मदर। तो उसको लोग पोस्टमार्टम डिप्रेशन के साथ भी एसोसिएट कर रहे थे। बट वही वजह है कि लाइक यू नो, यू नीड टू हैव हॉबीज, यू नीड टू मेक फ्रेंड्स, यू नीड टू असिमुलेट इन डिफरेंट कल्चर्स, यू नीड टू ओपन योर सेल्फ अ लिटिल बिट। वो हम करते नहीं है, तो फिर रह दे कि वही टीवी, फिर वही ARY और वही जियो, फिर वही टॉक्सिसिटी वो चलती है, और फिर वो घर में ट्रांसलेट तो होती है। जिस तरह हम देखते हैं कि हमारी हर ईद, त्यौहार, शादियाँ
पीटीआई वर्सेस पीएमएलएन बन के रह गई है। अभी भी मैं अमेरिका में था, रैंडम पार्किंग में मिला एक बंदा और वो ये कह रहा है कि मैंने 60 लाख रुपए ज़कात दिए लेकिन डॉलर एक भी नहीं भेजा, क्योंकि मैं इस चोर हुकूमत को नहीं दूंगा पैसे। तो मैंने मामू को बोला कि आप मेरा प्लॉट बेच के वो इस फलाने इदारे को दे दें और आपका प्लॉट मैं यहाँ अमेरिका में ले लेता हूँ। मतलब वी जस्ट मेट। और पहला सवाल ये, खान बाहर आ रहा है कि नहीं आ रहा? भाई मुझे क्या पता भाई, और खान आ जाएगा बाहर क्योंकि अगले की इन्वेस्टमेंट है भाई, वो कभी भी नहीं उसको ज़ाया करेंगे। हर वक्त एंटीडोट रहेगा साथ, राइट? पॉइजन है तो एंटीडोट भी साथ रहेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा ये बाहर आ जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा ये बाहर, ये ऐसे ही चलता रहेगा। ये उस मुल्क में और कुछ नहीं होगा। सो आ जाएगा खान बाहर, इस साल नहीं तो अगले साल आ ही जाएगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। और ये तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया जाएगा कि खान साहब अंदर ही वफात पा जाए, क्योंकि फिर और मामला बिगड़ सकता है। तो इससे पहले कि मामला वहाँ जाए वो बाहर ही कर देंगे, फिर जो भी हो पब्लिक के सामने हो। खैर, देयर इज नो रॉकेट साइंस टू इट, पॉइंट बीइंग कि ये लोग अपने आप को रखते ही उन यूट्यूबर्स में हैं और वही ARY और वही जियो, तो फिर वही बातें ट्रांसेंड ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। सो क्लियरली ड्रामा भी ज़िंदगी का हिस्सा बन ही जाता है एसेंशियली। मैंने भी ड्रू बैरीमोर को देख के सिगरेट पीना शुरू की, इन्फ्लुएंस आ ही जाता है ज़िंदगी में। और आप मेरी ये वीडियोस देख रहे हैं, इतने लोग मिलते हैं, इसी चैनल का जिक्र करते हैं, तो जाहिर है ज़िंदगी में इन्फ्लुएंस तो आता ही होगा किसी ना किसी तरह। सो ऑफ कोर्स मीडिया प्लेज अ ह्यूज रोल इन सेटिंग अप, इन शेपिंग माइंडसेट्स। और इसलिए मैं आई कीप मेंशनिंग दिस कि लाइक इफ़ यू वॉच इंडियन कंटेंट लेटली, सो अगर वहाँ शिट कंटेंट आ रहा है, भोजपुरी कंटेंट आ रहा है, या गोदी मीडिया कंटेंट भर भर के आ रहा है, तो वहाँ पे उसका एंटीडोट भी उतनी ही तेज़ी से आ रहा है। लाइक सिर्फ इसी साल या पिछले 1-2 साल की ही आप देख लें कि एजुकेशन रिलेटेड कंटेंट कितना आ रहा है। आई बीन मीनिंग टू मेक अ वीडियो अराउंड इट, लेकिन फिर लोग बोलते हैं जी इंडिया के उठा रहा है। जो फैक्ट है वो है, कोटा फैक्ट्री, इट्स रिवॉल्विंग अराउंड स्टूडेंट की लाइफ, IIT, राइट? 12th फेल, कितनी इंस्पायरिंग फिल्म थी। लापता लेडीज़, विमेन एम्पावरमेंट पे, औरत पढ़ी लिखी हो, कितनी अच्छी फिल्म है। सिमिलरली पिक्चर्स का दूसरा सीज़न आया, राइट? स्टार्टअप की दुनिया के अराउंड है। शार्क टैंक आप देखें कितना वो, सो लाइक दे आर कॉन्स्टेंटली बूस्टिंग सच कंटेंट ताकि बच्चे इंस्पायर हों। ठीक है, वो शिट कंटेंट अपनी जगह चल रहा है, वो आपका एक कमर्शियल बॉलीवुड, सलमान भाई आ रहे हैं, एक पंच मार रहे हैं, 100 लोग उड़ के गिर रहे हैं, वो भी चल रहा है, बट देन ये भी चल रहा है। एंड दिस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड अ लॉट ऑफ विल पावर। बट हमारे यहाँ स्टेट लेवल पे ही विल पावर नहीं है, स्टेट को गधे चाहिए, तो इसीलिए इस तरह की चीज़ें कभी भी नहीं पनप सकती। कुछ नहीं तो स्टेट खुद तो बना सकती है, चलो जी ARY का तो प्रॉफिट में नहीं है ना कि अगर वो शार्क टैंक जैसी चीज़ बनाए या फिर वो कोई एस्पिरेंट्स जैसी कोई चीज़ बनाए। ठीक है, PTV तो बना सकता है, 100 रुपये तो लेता है नाम से हर महीने, तो बना ले। मगर स्टेट की प्रायोरिटी नहीं है, स्टेट की प्रायोरिटी है गधे घोड़े, गधे खच्चर चाहिए, जो कि जिनको जहाँ पे हाँको वो उधर निकल जाए। तो इसलिए स्टेट मीडिया हमें अर्तुगरुल दिखा रहा था, जो किसी और मुल्क का प्रोपागेंडा था, वो हमें हमारा स्टेट दिखा रहा था कि ये लोग तलवारें लेके शारे फैसल पे आ जाओ। स्टेट की जब प्रायोरिटी ये हो तो फिर प्राइवेट मीडिया क्या ही करेगा? उसकी तो जिम्मेदारी नहीं है कॉम बनाना, उसकी जिम्मेदारी है प्रॉफिट बनाना, और वो बना रहे दबा के। और फिर लोग डेनमार्क से भी वापस आ रहे हैं। तो यू नो, व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन मेक अ लेमनेड। लेकिन उन्होंने डेनमार्क में भी चूज़ किया कि मैं वही फरागत वाली ज़िंदगी गुजारूं जैसी पाकिस्तान में गुजरती थी। एंड विच इज़ वाई पीपल लव पाकिस्तान की लाइफ। इट्स एन अमेजिंग लाइफ। अगर आप एक सर्टन टैक्स ब्रैकेट से ऊपर हैं, इट्स अ हेवन। आपको ना टैक्स देना है, ना आप लायबल हैं किसी लॉ फॉलो करने के। ठीक है, आप जज खरीद लेते हो, वकील तो दूर की बात है। अभी देखिए इंडिया में जो हुआ, वो जो एक बिजनेसमैन के बेटे ने 2 लोग मार दिए अपनी पोर्शा में 17 साल में, ड्रंक ड्राइविंग के केस में। उसको रातों रात बेल मिल गई और 300 वर्ड का ऐसे लिखना है उसने कि जी एक्सीडेंट कितनी बुरी चीज़ होती है। मतलब इट्स अ फकिंग जोक। तो इसीलिए लोग बोलते हैं जी इंडिया की लाइफ बेस्ट है, पाकिस्तान की लाइफ बेस्ट है, बिकॉज कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है ना। सिग्नल तोड़ दो, कुछ भी नहीं होता। लोगों को एक्सप्लॉइट करो, कोई मसला ही नहीं है। सो दिस वाई एंड लाइक आपके आगे पीछे काम करने वाले बहुत हैं। अमेरिका में तो, डेनमार्क में तो खुद बर्तन धोना है, खुद ही खाना बनाना है, सब कुछ खुद करना है। बट यहाँ पे आप 6-6 हज़ार रुपये में रख लो लोग, कोई पूछने वाला ही नहीं है। वो टैक्स ब्रैकेट में भी नहीं होते लोग, और एक्सप्लॉइटेशन प्रो मैक्स होती है। बहुत से तो ऐसे होते हैं कि वो साल भर की, एंड दिस इज़ अ फैक्ट, लैंडलॉर्ड्स यही करते हैं कि जी एक बोरी, मतलब सर्टन बोरियां दे देते हैं वीट की, चावल की, पूरे साल की, और 2 बच्चे ले लिए। अब वो बच्चे सुबह से
शाम तक उनके बच्चे भी पालते हैं, उनकी टांगे भी दबाते हैं, मार भी खाते हैं, एक्सप्लॉइट होते हैं। आपके रूरल एरियाज़ में यही होता है, इसलिए वो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, क्योंकि ज़्यादा बच्चे फिर ज़्यादा घरों में जाएंगे, फिर ज़्यादा बोरियाँ आएंगी। यू गेट इट? कैश तो होता ही नहीं है उसमें। खैर, कहाँ की बात कहाँ निकल गई। सो विच इज़ वाई पीपल लव यहाँ की लाइफ, क्योंकि कुछ नहीं करना और एक कमाने वाला है, पीछे 10 खाने वाले हैं, और यहाँ का नॉर्म है। क्योंकि ख़वातीन ने तो काम नहीं करना, क्योंकि उनसे काम नहीं करवाना लोगों ने, और बच्चे भी जो है 26-26 साल के भी हो जाएंगे, वो फिर भी बाप की शक्ल देखेंगे, बाप पैसे देगा तो वो कुछ करे। सो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, सो इट्स सैड दैट इट केम टू योर हाउस। बात यही है कि अरेंज मैरिज इज़ लाइक, इट्स अ जुआ यार। इस्लाम में जुआ हराम है, लेकिन अरेंज मैरिज के नाम पे हम हर साल करोड़ों लोग कर रहे होते हैं। मुझे ये समझ नहीं आती कि एक माँ, ये वही वाली बात है ना कि यार एक हमारे मुल्क का जो भी लीडर है, जो टाइपराइटर पे ट्रेन हुआ है, वो आपके और मेरे, मैं भी पुराना हो गया हूँ, 41 साल का होने वाला हूँ, जो आज का बच्चा है 18 साल का, ऑगमेंटेड रियलिटी की दुनिया का वो बच्चा है, उसके फैसले वो आदमी क्यों लेगा जो टाइपराइटर पे ट्रेन हुआ है? मैच ही नहीं करता। सेम गोज़ फॉर वालिदा को क्या पता, वो ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगी कि अच्छा जी बाल कितने लंबे हैं, रंग कैसा है, बीए कर लिया है, डॉक्टर है, दांत पूरे हैं। एंड ऐसे दांत बिकॉज मेरी अपनी कज़न के ऐसे उंगली डाल के दांत चेक किए गए थे। तो उन्होंने तो ज़्यादा से ज़्यादा यही देखना है, रहना आपने है, कंपैटिबिलिटी आपने करनी है। जैसे कि आपने कहा कि जी आपने पिछले कज़न को इसलिए रिश्ता डिनाई किया बिकॉज शी वॉज नॉट वेल रेड। तो वेल रेड इसीलिए आपको चाहिए थी ना, क्योंकि आप बंदा बात तो कर सके। सिर्फ सोना थोड़ी होता है बीवी के साथ, बात भी करनी होती है, गाड़ी में भी बैठना है, ज़िंदगी भी प्लान करनी है, फ्यूचर भी प्लान करना है। तो अगर किसी की सारी ज़िंदगी ड्रामे ही रहे हों तो उसके साथ आप क्या ही ज़िंदगी प्लान कर लोगे? सो इट्स इम्पॉर्टेंट। शादी आपकी है भाई, शादी एक ही बार होती है, ये बात भी याद रखिएगा। लोग कर लेते हैं बार बार, मगर होती एक ही बार है। जैसे प्यार भी एक ही बार होता है, लोग कर लेते हैं बार बार, समझौते ही कर रहे होते हैं। तो देखभाल के कीजिए, ज़िंदगी आपने गुजारनी, अम्मी ने नहीं गुजारनी। अम्मी ने आगे चले जाना है, अब्बू ने आगे चले जाना है, ज़िंदगी का साइकिल ही यही है। रहना आपने, और फिर आपकी नस्ल उस वहीं से ही आनी है। एंड सेम गोज़ फॉर women, लाइक यू कांट जस्ट से येस टू अ मैन बिकॉज वो घर आया था और समोसे खा लिए थे उसने। यू नीड टू टॉक, और उसके अंदर रह के, बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए, बट यू नीड टू फिगर आउट कि अगला बंदा क्या है, उसके नॉर्म्स क्या हैं, उसकी ज़िंदगी में प्रायोरिटीज़ क्या है। शादी के बाद फिर कहता है अच्छा इसने इसने तो ये करना था, या इसमें तो कोई ड्राइव ही नहीं थी। अब चाहे वो सेक्स ड्राइव हो या ज़िंदगी की ड्राइव हो, थी ही नहीं। खैर, सेक्स की तो बाद में ही पता चल सकती है। या जैसे कि पिछले एपिसोड में था कि जी वो तो काम ही नहीं करता था, और वो, हाँ, वो जो सक्सेस स्टोरी थी, बट शी हैड टू फाइंड आउट आफ्टर आफ्टर हैविंग अ किड विद दैट पर्सन, एंड कि वो तो अगला तो ड्रग्स बेचता था। हाउ डू यू नो दिस? तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि भाई ये ज़िंदगी के फैसले खुद करने हैं, और ये जोड़े अम्मी ने पसंद करना है नहीं करना, अम्मियों को समझाएं भाई ज़िंदगी मैंने गुजारनी है, सो आई नीड टू नो द पर्सन इन साइड एंड आउट बिफोर आई से येस, बिकॉज इट्स ट्रॉमा। अब आप खुद कह रहे हो मैं अकेले घर में बर्तन धो रहा होता हूँ, पीछे टीवी, वही ड्रामे जिसकी वजह से आपको लगता है आपका घर टूटा। अब आप ट्रॉमेटाइज्ड हो और आप स्टॉकहोम सिंड्रोम में, वही ड्रामे पीछे भी चल रहे हैं। सो क्लियरली आप मिस तो करते ही होगे, एंड इट विल हॉन्ट यू फॉर अ वाइल, एंड इन सम केसेस ऑल देयर लाइव्स। तो प्लीज़ इसको लाइट ना लें, कोई गुड्डा गुड्डी का, असल में वो हमने खेला ही गुड्डा गुड्डी का खेल है ना बचपन में, कि जी पड़ोसी की गुड़िया से अपने गुड्डे की शादी करा दी, एंड लाइक ऑल चिल। ज़िंदगियाँ मैटर करती हैं। देन फिर अब उस लड़की का भी क्या कसूर है, मतलब अब उसके ऊपर लेबल तो लग गया ना, तो उसके आगे क्या प्रॉस्पेक्ट्स होंगे ज़िंदगी में, ये भी सोचें। तो और लड़कियों को भी सोचना चाहिए कि भाई अब ये सिलसिला है। खैर, आई विश यू द बेस्ट, ख्याल रखें, और ज़िंदगी में अब जो भी फैसला लें, कर लिए ना अम्मी के, मतलब कि अब खुद करिएगा। और ये रूरल एरियाज़ में लोगों की नॉर्म ही यही है कि एक घर की पसंद से करते हैं, एक अपनी, क्योंकि एक बीवी शहर की होती है, एक गाँव की होती है। तो वो इसलिए होती है क्योंकि वो बचपन में बात हो गई थी और रिश्ते ख़राब नहीं कर सकते, तो वो कर ली, वो गाँव में रहेगी, शहर वाली शहर में रहेगी। इसलिए जो कराची की प्रॉपर्टी मार्केट ख़ास तौर पे पॉश एरिया में इतनी महंगी, उसकी वजह ये है क्योंकि बहुत सारे अपार्टमेंट्स आर कॉल्ड सेकंड वाइफ अपार्टमेंट्स, इंक्लूडिंग माय ओन वेयर आई लिव। वहाँ पे वीकेंड पे अलग ही गाड़ियाँ आती हैं। क्यों? क्योंकि साहब मिलने आए होते हैं शहर वाली बीवी से। सो ये और बड़े बड़े जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे मोस्टली सेकंड वाइफ्स रह रही होती हैं। सो या, इट इज़ व्हाट इट इज़, ख्याल रखें। और जी, लास्ट क्वेश्चन, एज आई सेड अर्लियर एट द स्टार्ट, योर फेवरेट मूवीज़।
Assalamu alaikum Junaid bhai, hope you're doing well. I've watched some of the movies you've recommended on your podcast and they're amazing. In fact, the best ones I've seen so far. Clearly shows you focus on quality production and great writing. Right now, I'm building my movie playlist that I need to watch. Movies that can help me understand more about life, goals, and other related stuff. I'd love to know what movies you would recommend here. It can be about life lessons, success, persistence, and dedication, or something from a professional aspect like sales, communication, dealing with people, etc. Looking forward to your response. Lots of love to your family. And Lil Swag. Movies is something that I really enjoy, or perhaps used to enjoy. It's a big list. एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन गो ऑन माई इंस्टाग्राम, और वो जो हाईलाइट्स होती हैं, सो उसमें मूवी की एक है, और वो मैंने कोविड के दौरान बनाई थी बिकॉज उस वक्त आई यूज टू मेक अ लॉट ऑफ हाईलाइट्स, तो उसमें काफ़ी सारी मिल जाएंगी. प्रॉबली वो भी जो मैं शायद अभी मेंशन करूँगा वो भी उसमें मिल जाएंगी, बट दैट्स नॉट द एब्सोल्यूट लिस्ट. उसमें बहुत सारी मिसिंग भी हैं. सो आई डोंट नो वेयर टू बिगिन. आपने लिस्ट डाउन तो की हैं कि अब मुझे टॉप ऑफ द हैट तो ये सारी याद नहीं है, बट आई विल कम वन बाय वन about why I love certain movies. So, for example, my most favorite is Office Space because I believe that movie shaped my life. It's a satire. माइक जज जिन्होंने बीविस एंड बटहेड बनाया था, आई डोंट नो इफ यू गाइस रिमेंबर, एमटीवी पे कार्टून आता था. इट वाज एन एडल्ट कार्टून अलोंग द लाइंस ऑफ साउथ पार्क यू कैन से. तो वो दो डम एस होते हैं, वो ACDC और मेटालिका की टी शर्ट पहने होते हैं, वो हेड बैंगर होते हैं, एंड देन दे आर ऑलवेज चेजिंग. So clearly you know why I used to watch them. It was a funny cartoon. So Mike Judge की ही फिल्म थी वो, Office Space, with Jennifer Aniston as the lead. वैसे तो उसमें रॉन लिविंगस्टन था, ही वॉज द लीड. जेनिफर एनिस्टन वॉज द ओनली रिनाउंड पर्सन इन दैट मूवी परहैप्स. तो उस मूवी के मीम्स आपने बहुत देखे होंगे. सो दैट मूवी इज़ अबाउट अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और Y2K. अगेन, जो बच्चे 2000 के बाद पैदा हुए उनको नहीं पता कि एक बहुत बड़ा स्केयर था दुनिया भर में Y2K का, कि वायरस तो नहीं था, खैर जो कंप्यूटर डेटाबेस थे वो 2 डिजिट्स में थे, लाइक 98 99 साल. तो 2000 पे 00 हो जाता और कंप्यूटर का डेटाबेस बिगड़ जाता और हवाई जहाज़ ज़मीन पे गिर जाता. इट वाज अ बिग स्केयर. तो वो उस प्रोग्राम पे काम कर रहे होते हैं, बट देन ही डजंट लाइक हिज जॉब एंड ही हेट्स द फैक्ट कि उसको 7 बॉसेस को रिपोर्ट करना होता है. इट्स अ वेरी फनी मूवी, एंड दैट मूवी शेप्ड माई लाइफ इनटू कि मैंने ये नहीं बनना. आई डोंट वांट टू बी अ मिजरेबल गाय waking up against my will, beating the traffic every day, even though I did for the next 20 years. मगर ये कि मेरे माइंड में था कि मुझे इस मैट्रिक्स से निकलना है. वो बोलेंगे आप पिछली में कह रहे थे कि मैट्रिक्स क्या होता है. खैर, तो उसमें जो फ्रस्ट्रेशन दिखाई है ना, वो बहुत बहुत ज़बरदस्त है. एंड एज अ 7th grader when I watched it 97 में, I was like, I don't want to be this guy. So that is something that shaped my life. Also, The Big Lebowski has a very big impact on my life. It's about a deadbeat guy, Jeff Bridges, जो कि दूध भी अगर ख़रीदता है तो वो पोस्ट डेटेड चेक देता है. और बाय द वे, फन फैक्ट, वो जो चेक देता है उस पर डेट 9/11 होती है. दैट्स द फर्स्ट सीन इन द मूवी एंड इट केम बिफोर 9/11. So that movie teaches you about Zen lifestyle, not owning a lot of things and just chilling. तो it was a flop movie, बट फिर उसकी कल्ट फॉलोइंग बाद में इतनी बनी कि अब उसका रिलीजन भी है. इट्स कॉल्ड द लैटर डे चर्च ऑफ डूडिज़म. और थाईलैंड में एक शहर है चियांग माई, वहाँ पे उसका चर्च भी है. सो यू कैन ड्रेस अप लाइक अ डूड जेफ ब्रिजेस का कैरेक्टर का नाम होता है. एंड देन ऑल दे टॉक अबाउट इज ज़ेन लाइफ स्टाइल एंड नॉट केयरिंग अबाउट थिंग्स. तो अगेन, there are deeper layers to that movie, and every time I watch that movie I learn something new. So that's something I keep watching. Another movie I have recommended it so many times, it's called October Sky with Jake Gyllenhaal. It's a true story about this guy जो कि aspire करता है 50s में कि जब रशिया का स्पुटनिक चांद स्पेस में जाता है. सो ही एस्पायर्स टू बी द रॉकेट किड. और उसमें जो उसकी टीचर का रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट्स स्टेज अराउंड अ कोल माइनिंग टाउन इन वर्जीनिया, या पता नहीं कौन सी स्टेट थी. और वहाँ पे सब माइनर होते हैं, तो उसने भी माइनिंग करनी होती है. लेकिन उसकी टीचर को पता चलता है कि ये बच्चे जो हैं ये रॉकेट बनाना चाहते हैं, वो बड़ा उनको मोटिवेट करती है. एंड दैट मूवी टॉट मी द रोल ऑफ अ टीचर, द रोल ऑफ अ गुड टीचर in shaping up your life. And I've had wonderful teachers in my life, and I give them a lot of credit for
what I've become. So that movie taught me the value of communication, the value of just believing in someone's dreams, and which is why I do what I do. और उसी मूवी की वजह से, and I always wanted to be a teacher because I think मुझ में है वो चीज़, and I think this channel serves that very purpose, which is why I love doing this. So October Sky is a great movie you should watch. उसके अलावा there are so many. होप की अगर बात करें तो शॉशैंक रिडेम्पशन, द मूवी इज़ अबाउट होप. बहुत सारे लोगों ने देखी होगी. इट्स लाइक द बाइबल ऑफ मूवीज़. तो सब नहीं देखी है. अगर नहीं देखी तो ज़रूर देखें. इट टीचेस यू पेशेंस, होप. उसकी काफ़ी आपको लर्निंग मिल जाएगी. परसिस्टेंस, जैसा कि आपने कहा. सक्सेस की अगर आप बात करें तो Pursuit of Happiness, again a true story. I really love true stories क्योंकि it adds a lot of meaning. And speaking of true stories, Erin Brockovich is also a very nice movie. It's also a true story. उसका एक fun fact है, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, स्पॉइल हो जाएगा. तो अगेन इट्स अबाउट एक कॉज होता है, और एरन ब्रोकोविच इज़ लाइक योर टिपिकल हॉट मॉम इन द कम्युनिटी, एंड शी इज़ फाइटिंग फॉर अ कॉज. आई एम नॉट गोना रिवील मच. और उसको वो एक स्टैंड लेती है एक चीज़ के अगेंस्ट, and then whatever happens, it happens in the movie. It's a very inspiring movie as well. Similarly, standing up to your ground and dedication, Flash of Genius is one of my favorite movies. Sadly, it's not available on Amazon Prime, Netflix, anywhere. It's about this guy जो कि intermittent wipers इजाद करता है. It's again a true story. वाइपर पहले बस चलते रहते थे गाड़ी के, बट बारिश हर वक्त नहीं होती. इसी वजह से आपका वाइपर जो है, जो 1 सेकंड का गैप लेता है, इट्स कॉल्ड इंटरमिटेंट वाइपर्स, के वो तभी चले. या फिर ये कि अब तो बड़ी स्मार्ट गाड़ी आ गई है, वो तो चलता ही तब है जब कोई ड्रॉपलेट्स गिरे विंड स्क्रीन पे. तो उसने वो इजाद की और वो फोर्ड को वो पिच करता है. फोर्ड जो है उसको रिजेक्ट कर देती है, बट देन ही फाइंड्स आउट कि फोर्ड ने कॉपी कर लिया, एंड देन ही फाइट्स अ केस अगेंस्ट फोर्ड. एंड देन फिर उसको बड़ा वो ब्राइब भी करने की कोशिश करते हैं. इट्स अ वंडरफुल मूवी अबाउट स्टैंडिंग अप टू योर ग्राउंड एंड परसिस्टेंस एंड सक्सेस. सो फ्लैश ऑफ जीनियस इज़ अ ग्रेट मूवी. अगेन कॉज रिलेटेड मूवी की बात करें, नॉट अ ट्रू स्टोरी बट अ ग्रेट कॉज, लाइफ ऑफ डेविड गेल. केविन स्पेसी की फिल्म है. केविन स्पेसी एंड केट विंसलेट was in that movie. केट विंसलेट और डिकैप्रियो को लोग फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम बस टाइटैनिक तक बॉक्स करके रखते थे. हालांकि उन दोनों की बहुत अच्छी फिल्म्स थी टाइटैनिक से पहले भी और उसके बाद भी, एंड दे आर ग्रेट एक्टर्स. बट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, अब तो खैर लोग बोलेंगे जी लियो डिकैप हमारा फेवरेट है और ये है वो है, वो तो फिर शटर आइलैंड भी आ गई, एविएटर भी आ गई, तो लोगों ने उसको मानना शुरू किया. वरना वो रोमियो एंड जूलियट में था 95 में, 97 में टाइटैनिक है. सो ही वॉज बॉक्स्ड अराउंड दोज 2 मूवीज़. मगर अगर आप डिकैप्रियो की लाइफ ऑफ गिलबर्ट ग्रेप देखें, इट्स अ फंटास्टिक मूवी. उसमें वो जॉनी डेप उसका बड़ा भाई होता है, और वो 9 साल का था उसमें डिकैप्रियो, एंड ही प्लेड द रोल ऑफ अ किड विद डाउन सिंड्रोम, नहीं नॉट डाउन सिंड्रोम, वन ऑफ दोज डिसेबिलिटीज़. एंड देन लाइक उसमें आप उसकी एक्टिंग देखें, यू विल बी अमेज कि उसको उस फिल्म पे लोग कहते हैं कि जी उसको एविएटर पे मिलना चाहिए था या शटर आइलैंड पे मिलना चाहिए था. आई थिंक उसको व्हाट्स ईटिंग गिलबर्ट ग्रेप पे मिलना चाहिए, नॉट लाइफ ऑफ व्हाट्स ईटिंग गिलबर्ट ग्रेप, उस पे मिलना चाहिए था. सो सिमिलरली केट विंसलेट की अगर बात करें, लाइफ ऑफ डेविड गेल इज़ अराउंड कैपिटल पनिशमेंट के अगेंस्ट एक्टिविस्ट होते हैं केविन स्पेसी, और फिर वो एक मर्डर उससे खुद हो जाता है, एंड देन ही बिकम्स कैपिटल पनिशमेंट का प्रिजनर, एंड देन ही रिक्वेस्ट कि जी मैं इंटरव्यू देना चाहता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ केट विंसलेट को दूंगा. एंड देन फिर वो उसको सिर्फ 3 दिन की मोहलत होती है, और फिर उसके बाद उसकी सजाए मौत होती है. खैर फिल्म कहाँ जाती है, इट्स अ वन ऑफ द बेस्ट मूवीज आई हैव एवर सीन. अगेन अ कॉज रिलेटेड मूवी. वो कॉज में कामयाब होते हैं नहीं होते हैं, ये आप देख सकते हैं. अगेन स्पीकिंग ऑफ केट विंसलेट, द रीडर इज अ वंडरफुल मूवी. वर्ल्ड वॉर 2 के अराउंड मूवीज बहुत खूबसूरत मूवीज हैं. अगेन उसमें देयर इज अ लॉट ऑफ जूइश प्रोपेगेंडा एज वेल, देयर इज नो डिनाइंग अबाउट इट. मगर अच्छा करते हैं प्रोपेगेंडा, ये तो मानना चाहिए यार, कि वो आपको नरम दिल कर ही देते हैं. अब उसमें कितना झूठ है कितना सच है वो एक अलग डिबेट है, मगर ये कि देखो यही पावर ऑफ सिनेमा है ना, कंपेलिंग सिनेमा. तो आप काउंटर सिनेमा खड़ा करें अपना. अगर स्पीलबर्ग आपको दिखाता है शिंडलर्स लिस्ट और आपको रुला देता है, तो फिर आप भी, आपके साथ भी तो इतने वाक़े हुए, आप भी तो बनाए कोई इस तरह की मीनिंगफुल चीज़. तो द रीडर इज़ अ वंडरफुल मूवी सेट अराउंड वर्ल्ड वॉर 2, और उसमें मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा. इट्स अ रोमांटिक मूवी, यू कैन से दैट.
फिर साथ ही साथ अगर वर्ल्ड वॉर टू मूवीज़ की बात करें, सो जेकब द लायर इज़ अ रियली गुड मूवी, और उसमें रॉबिन विलियम्स है। एंड होप की अगर बात करें, तो उसमें होता ये है कि एक कंसंट्रेशन कैंप है, और वहाँ पे न्यूज़ फैल जाती है कि एलाइड फोर्सेस आर क्लोजिंग इन। आई थिंक वो पोलैंड में होते हैं, ऑशविट्स में, पोलैंड वाले में या म्यूनिख वाले में, दैट आई फॉरगॉट। मगर ऑशविट्स में जो कंसंट्रेशन कैंप होता है, वहाँ पे ये रूमर फैल जाती है कि जी किसी ने रेडियो सुना है, क्योंकि रेडियो तो अलाउ नहीं होता, तो किसी प्रिजनर के पास रेडियो था, उसने सुना है कि जी एलाइड फोर्सेस आर क्लोजिंग इन। और फिर वो न्यूज़ फैल जाती है, एंड देन इट गोज़ अप टू द कमांडर जो कि ऑशविट्स का होता है कि जी ये न्यूज़ कौन फैला रहा है। सो जेकब जो कि इसने रोल प्ले किया है रॉबिन विलियम्स ने, वो ना ही होता है वहाँ पे ऑशविट्स का। तो फिर उसको राउंड अप करते हैं कि इसमें कितना सच है, क्या है, तुम फैला रहे हो। बट अगेन इट्स अ मूवी अबाउट होप। तो वंडरफुल मूवी, यू शुड वॉच इट। एंड अराउंड द सेम लाइन्स ऑफ होप इन अ कॉन्सेंट्रेशन कैंप, यू शुड वॉच लाइफ इज़ ब्यूटिफुल। ला ला उसका एक इटालियन नेम, इट्स एक्चुअली इटालियन मूवी, तो मैं उसका नाम हमेशा भूल जाता हूँ। सो इट्स अराउंड कॉन्सेंट्रेशन कैंप, और एक बाप बेटे की रिलेशनशिप दिखाई है उसमें। एंड आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल मूवीज यूल एवर एवर वॉच। इसी के तनाजुर में अगेन बॉय इन स्ट्राइप पजामाज, अगेन इट्स अ मूवी अबाउट एक ऑशविट्स का प्रिजनर बच्चा होता है और एक जर्मन सोल्जर का बेटा होता है, और वो रोज़ाना खेलते हैं बाउंड्री वॉल, वो बार्ब्ड वायर होती है उसके अराउंड वो खेलते हैं, उनकी दोस्ती हो जाती है। ब्यूटीफुल मूवी, यू नीड टू वॉच दैट एज वेल। सो जेकब द लायर हो गई। पियानिस्ट देखी होगी आपने, एड्रियन ब्रोडी की। उसका अगर फन फैक्ट बताऊं तो एड्रियन ब्रोडी हैड टू गिव अप, उसने अपनी 7 साल मंगनी तोड़ दी थी, एंड ही गेव अप ऑल हिज मनी एंड ही लिव्ड ऑन द स्ट्रीट्स सो दैट उसके ऊपर वो सैडनेस आ सके, जो आपने एड्रियन ब्रोडी की शक्ल में देखी है उस मूवी के अंदर। इट्स अ फिनोमिनल मूवी बाय अ डायरेक्टर हु इज़ अ फ्यूजिटिव। उस पे चार्जेस हैं कि ही हैड सेक्स विद एन अंडर एज गर्ल इन अमेरिका, और वो पोलैंड में रहता है। तो खैर, सो एड्रियन ब्रोडी ने इतना, मतलब मेथड एक्टिंग इसी को कहते हैं, और फिर एड्रियन ब्रोडी को उस पे पियानिस्ट पे ऑस्कर भी मिला था। बट देन फिर वो हॉलीवुड इज़ रन बाय द जूज, एंड देन बट उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, इसीलिए शिंडलर्स लिस्ट को इतने मिल गए थे ऑस्कर्स। खैर, ये तो फिर कॉन्स्पिरेसी वाली बात है। पियानिस्ट हो गई, इट्स अ ग्रेट मूवी। सो वर्ल्ड वॉर टू के ही अराउंड अगर मैं बात करूँ, सो एक मूवी मैंने कोविड के दिनों में देखी थी, एंड आई कैन नॉट स्ट्रेस दिस इनफ। इट्स कॉल्ड द 12th मैन। इट्स अ नॉर्वेजियन मूवी, और ये नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल थी फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, अब प्राइम पे है। एंड इट्स अबाउट दीज 12 सोल्जर्स, नॉर्वे के होते हैं, और वो एक आइलैंड में, उनका मिशन होता है कि एक आइलैंड पे जहाँ पे जर्मन्स का कब्जा है, वहाँ पे उनको डिटर करना होता है, एंड देन 12 में से 11 उसी वक्त पकड़े जाते हैं, और फिर 12 एज अ रन अवे, और उसको गोली लग जाती है पैर में। एंड देन उसकी जो हंटिंग है ना, दैट इज फिनोमिनल, इट्स अ ट्रू स्टोरी। यू गाइज नीड टू वॉच इट। आई थिंक दिस शुड बी द फर्स्ट मूवी यू गाइज नीड टू वॉच, 12th मैन। फॉरेन मूवीज़ पे मैं आऊँगा थोड़ी देर में। सो अगर हम एक्टर वाइज जाएँ, सो आई वाज डिस्कसिंग केविन स्पेसी। सो उसकी लाइफ ऑफ डेविड गिल तो है ही है, उसकी के पैक्स भी बहुत अच्छी है। के पैक्स मैं पिछले दिनों दोबारा देख रहा था। सो देयर आर लॉट्स ऑफ मूवीज़, माई वाइफ हैज़ वॉच्ड अ लॉट ऑफ मूवीज़, बट देन मैंने कुछ ज़्यादा ही देखी हुई है। तो ज़्यादातर मूवीज़ दैट वी वॉच इज़ द वंस आई वांट हर टू वॉच। सो के पैक्स मैंने उनको दिखाई, and it's about this guy who claims to have come from another space, और उसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस इतनी एक्यूरेट होती हैं कि बड़े बड़े एस्ट्रोफिजिसिस्ट सर पकड़ लेते हैं कि यार ये तो सही कह रहा है, मतलब कैलकुलेशन के हिसाब से सोलर सिस्टम एंड देन बियॉन्ड सोलर सिस्टम ये होना चाहिए। सो वो कहता है कि वो कहीं से आ रहा हो, एक मेंटल इंस्टीट्यूशन में उसका इलाज हो रहा होता है। वो सम हाउ ही एंड्स अप इन अ मेंटल इंस्टीट्यूशन, और फिर जो है वहाँ पे जेफ ब्रिजेस उसका साइकेट्रिस्ट होता है, और वो उसको ट्रीट कर रहा होता है, एंड देन ही गेट्स वेरी इन्वॉल्व्ड इन हिज लाइफ, एंड ही ट्राइज टू सॉल्व द मिस्ट्री अराउंड हिम बिकॉज ही प्लेज अ वेरी मिस्टीरियस गाय। सो केविन स्पेसी की के पैक्स इज अमेजिंग। 7 आपने देखी होगी विद ब्रैड पिट एंड विनेथ पाल्ट्रो। इसकी जो एंडिंग थी, इसकी और लाइफ ऑफ डेविड गेल की एंडिंग ऐसी थी कि इसने मुझे 2 दिन तक डिस्टर्ब रखा, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो 7 की एंडिंग इज वेरी, मतलब लाइक इट विल फक यू अप मेंटली। सो जेफ ब्रिजेस की अगर बात करें तो उसकी आर्लिंगटन रोड मूवी, इट्स वेरी अंडररेटेड। इट्स विद टिम रॉबिन्स, अगेन द सेम गाय फ्रॉम शॉशैंक रिडेम्पशन।
ही प्लेज अ विलन इन दिस वन। और उसमें आर्लिंगटन रोड में जेफ ब्रिजेस इज अ काउंटर टेररिज्म प्रोफेसर होता है, एंड ही इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन दिस स्टडीज़ बिकॉज उसकी बीवी एक टेररिस्ट अटैक में मारी जा चुकी होती है। इफ़ यू गाइज रिमेंबर, ओक्लाहोमा बॉम्बिंग 94 में हुई थी, इट वाज बिग, वेरी बिग बॉम्बिंग, पूरी बिल्डिंग ही उड़ा दी थी। तो उसमें ये दिखाया कि टिम रॉबिन्स की बीवी उसमें थी, एंड दैट्स व्हाई ही इज ऑब्सेस्ड विद द सब्जेक्ट। एंड देन टर्न्स आउट उसका नेबर वो खुद टेररिस्ट, उसको लगता है कि ये टेररिस्ट है, एंड देन ही गेट्स लाइक बहुत ऑब्सेस हो जाता है टिम रॉबिन्स से, और फिर टिम रॉबिन्स फक्स हिम अराउंड। इट्स अ साइकोलॉजिकल थ्रिलर, इट्स अ वंडरफुल मूवी, you guys need to watch. Tim Robbins की अगर हम बात करें, you see how I'm connecting from one actor to another, and I've not prepared any list. I could have. I'm just going through with my memory. I like to challenge my memory. So Tim Robbins की अगर बात करें तो उसकी एक बहुत अच्छी फिल्म, it's called Mystic River with Sean Penn. It's about these bunch of friends. It's a big cast. So Clint Eastwood ने डायरेक्ट की ये मूवी। इमेजिन Clint Eastwood डायरेक्टर है और लीड रोल में कौन है? शॉन पेन है, टिम रॉबिन्स है, ईथन हॉक नहीं है उसमें, उसमें वो है केविन बेकन, एंड लॉरेंस फिशबर्न भी है इसमें। सो इट्स अ ब्यूटीफुल मूवी। इसमें अगेन आई एम नॉट गोना रिवील, बट एक बहुत खूबसूरत इनकी फ्रेंडशिप होती है, एंड देन समथिंग हैपेंस इन द चाइल्डहुड एंड दैट अफेक्ट्स देम अ लॉट इवन व्हेन दे आर लाइक ओल्डर। तो ये फिल्म ज़रूर देखिएगा। शॉन पेन की अगर हम बात करें, सो ही हैज़ गिवन सम वंडरफुल मूवीज़। यू टर्न जो उसकी मूवी है, आई थिंक उस पर कोई इंडियन कॉपी भी बनी है। सो एक स्मॉल टाउन में जाती है उसकी गाड़ी, वो फंस जाता है, और उसमें जेनिफर लोपेज होती है, हु वाज फिनोमिनली अट्रैक्टिव इन दैट मूवी बिकॉज वो उसका नया नया टाइम था, राइट अराउंड व्हेन सलमा हाइक वाज बूमिंग। सो इंटरनेट जब नया नया आया था, हम यही दो औरतों को देखते रहते थे। सो यू टर्न इज़ अ वंडरफुल मूवी। वो एक डर्टी कॉप की बीवी होती है, एंड शी इज़ ट्राइंग टू सीड्यूस हिम, एंड देन फॉर सम रीज़न अच्छा उसकी गाड़ी ख़राब हो जाती है, शॉन पेन की, और वो उस टाउन से निकल नहीं पा रहा होता। और उसका जो मैकेनिक होता है, उसका मैकेनिक होता है बिली बॉब थॉर्नटन, जो कि एंजेलिना जोली का फॉर्मर हस्बैंड है। बिली बॉब थॉर्नटन की फिल्में बहुत अच्छी हैं, बट आई विल कम टू हिम। सो शॉन पेन की यू टर्न आप ज़रूर देखिएगा, मिस्टिक रिवर ज़रूर देखिएगा। आई एम सैम इज़ अ वंडरफुल मूवी। मिल्क पे इसको वो मिला था, ऑस्कर मिला था, बट देन उसमें वो हार्वी मिल्क बना था, जिसने हु वाज द फर्स्ट, नॉट द फर्स्ट पर्सन बट परहैप्स अ बिग नेम इन द गे कम्युनिटी को, कैलिफोर्निया में उसने एक्टिविज्म किया था फॉर गे राइट्स, एंड उसमें देर आर सम किसिंग सीन्स, एंड लाइक यू नो एज अ स्ट्रेट गाय आई कुडंट बी लाइक यार शॉन पेन क्यों किसी को किस कर रहा है, यू गेट इट। सो हार्वी मिल्क इज एन ओके, बट देन इट कैन बी एन एजेंडा ड्रिवन मूवी, बट आई एम सैम इज अ वंडरफुल मूवी। और उसका साउंड ट्रैक बहुत अच्छा है, इट्स लाइक इट्स रैप्ड अराउंड बीटल्स के गाने, तो आई एम अ बीटल्स फैन एज वेल। सो आई एम सैम इज़ गुड, एंड देन फेयर गेम भी अच्छी है उसकी। और सो बिली बॉब थॉर्नटन की अगर हम बात करें, सो उसकी दो फिल्में आई वुड हाईली रिकमेंड। एक तो है द मैन हु वॉजंट देयर, इट्स अबाउट अ बार्बर। ज़्यादा डिटेल्स भी नहीं जाऊँगा, मुझे ज़्यादा डिटेल्स याद भी नहीं है, बट इट्स अ ब्लैक एंड वाइट मूवी सेट अराउंड अ स्मॉल टाउन, बट इट्स अ ब्रिलियंट मूवी। और उसकी एक और फिल्म है, सॉरी दो और फिल्में, एक है जिसमें टिम रॉबिन्स उसका बाप बनता है, अ वेरी अब्यूजिव फादर। सॉरी उस पर टिम रॉबिन्स नहीं है, पैक्सटन है, बिल पैक्सटन। हाँ, स्लिंग ब्लेड। सो स्लिंग ब्लेड बहुत अच्छी मूवी है बिली बॉब थॉर्नटन की। ही कम्स फ्रॉम अ वेरी अब्यूजिव फैमिली, एंड देन उसमें जो उसने आवाज़ निकाली है ना, लाइक ही प्ले इस तरह करके बात करता है, बहुत अच्छी मूवी है, वेरी हाईली रिकमेंडेड। और इसकी और बिल पैक्सटन की एक फिल्म है अ सिंपल प्लान, यार दैट इज लाइक सच अ फक्ड अप मूवी। उसमें ये एक बर्फीले शहर में रहते हैं, तीन दोस्त होते हैं, बिल पैक्सटन और ये बिली बॉब, ये दोनों भाई होते हैं। तो बिली बॉब जो है वो थोड़ा सा ऑटिस्टिक टाइप का होता है, और एक तीसरा दोस्त होता है। ये बर्फ़ में जा रहे होते हैं, और फिर उनको एक क्रैश जहाज़ मिलता है, फोकर, और उसके अंदर मिलियंस ऑफ डॉलर्स होते हैं। एंड देन इज लाइक वो किसी ड्रग डीलर का जहाज होता है जो क्रैश हो चुका होता है, एंड देन ये पैसा लेके आ जाते हैं, एंड देन दे डोंट रिपोर्ट टू द अथॉरिटीज, एंड देन जब पैसा आ जाता है फिर लालच भी बढ़ जाती है, एंड देन लाइक फॉर नो रीजन दे स्टार्ट फकिंग अप द प्लान्स, एंड इट्स लाइक it's such a wonderful movie that मतलब like you see how it unfolds and how it gets ugly one by one by one. So A Simple Plan is a very very good movie. So back in the day I used to watch at least two movies a night. रात 1 बजे से 3 बजे तक एक, और फिर 3 बजे से 5 बजे तक एक, और 2 पॉपकॉर्न में खाता था।
और मैं हर हफ्ते 20 मूवीज़ ख़रीदता था डीवीडी में, और मैं बस देखता था। एंड आई यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट इट टू माय फ्रेंड्स एंड माय एक्स बॉसेस। पीपल लव्ड मी इन माय ऑफिस बिकॉज मैं उनको मूवीज़ ला ला के देता रहता था, एंड आई वुड वॉच इट फॉर देम कि यार ये अच्छी है, ये अच्छी नहीं है। सो या दैट्स हाउ आई नो ऑल दीज मूवीज़, एंड दिस इज़ लाइक प्री टॉरेंट। दीज वर ऑल इन माई डीवीडी कलेक्शन, जो कि मेरी अम्मी ने इन माई एब्सेंस कबाड़ी को दे दी तोल के कि भाई इसके 150 रुपये दे दो। सो ये है। अच्छा, बिली बॉब थॉर्नटन हो गया, शॉन पेन हो गया। शॉन पेन के साथ में क्लिंट ईस्टवुड की अगर बात करें तो क्लिंट ईस्टवुड की अपनी मूवीज़ तो है ही अच्छी, उसकी डायरेक्टेड मूवीज़ भी बहुत अच्छी हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, देर इज़ वन कॉल्ड अ परफेक्ट लाइफ, अ परफेक्ट प्लान विद केविन कॉस्टनर। सो केविन कॉस्टनर उसमें एक बच्चे को अगवा कर लेता है, एंड देन लाइक दे स्ट्राइक अ रिलेशनशिप। इसी तरह की एक और फिल्म है एलिशा सिल्वरस्टोन की, इट्स कॉल्ड एक्सेस बैगेज। सो दैट वाज लाइक अ रोमांटिक समथिंग। सो वो अमीर बाप की बेटी होती है, उसको एक बंदा अगवा कर लेते हैं, दे स्ट्राइकर, उनको प्यार हो जाता है वगैरह वगैरह। सो अ परफेक्ट वर्ल्ड में केविन कॉस्टनर एक बच्चे को अगवा करता है, एंड देन लाइक वो पुलिस चेज होती है, दे मूव फ्रॉम वन सिटी टू अनदर, एंड देन दे स्ट्राइक अ रिलेशनशिप। इट्स अ ब्यूटीफुल मूवी। और केविन कॉस्टनर की डांसेस विद वुल्व्स इज आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट मूवीज आई हैव सीन। और ये वो मूवीज है जो 3-3 साढ़े 3 घंटे की होती थी, लाइक देखते ही रहो, पूरी रात निकाल लो एक मूवी पे। अब तो आप 60 टुकड़ों में देखोगे इसको। सो डांसेस विद वुल्व्स इज अ वंडरफुल मूवी about this sheriff, and like native americans के अराउंड होता है, and then like ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा मैं। सो डांसेस विद वुल्व्स की अगर आप बैक स्टोरी देखें कि हाउ डिड केविन कॉस्टनर एंड अप विद दिस मूवी, सो उसका एक बड़ा अच्छा इंटरव्यू है विद व्हाट्स दैट शो कॉल्ड, एक चैट शो आता है इंग्लैंड का, ग्रैम नॉर्टन शो में केविन कॉस्टनर वाज देयर अमंग विद अ लॉट ऑफ अदर बिग सेलिब्रिटीज। और उसमें जो उससे स्टोरी बताई थी कि हाउ डांसेस विद वुल्व्स केम इनटू बीइंग, इट्स अ मूविंग स्टोरी, इट ऑलवेज गिव्स मी गूज बम्प्स। सो वो ज़रूर देखिएगा ग्रैम नॉर्टन शो में केविन कॉस्टनर, इफ़ यू जस्ट टाइप इट ऑन यूट्यूब। सो दैट मूवी इज़ रियली रियली गुड। बाकी रॉबर्ट डिनेरो की मूवीज़ तो हम सब ने देखी हैं और बहुत सारी देखी हैं। सो उसकी कुछ अंडररेटेड मूवीज़ हैं, जैसे एवरीबडी इज़ फाइन। इट्स अ वेरी रिलेटेबल मूवी इन अ सेंस के इट्स अबाउट अ फादर जिसके बच्चे बड़े हो जाते हैं और वो घर छोड़ देते हैं, और फिर वो फादर चाह रहा होता है कि बच्चों का रीयूनियन हो जाए या किसी बहानों से मैं बच्चों से मिल लूँ। सो इट्स अबाउट एडल्टहुड, पेरेंटहुड, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और बच्चे अपनी ज़िंदगियों में लग जाते हैं तो फिर पेरेंट्स कितने अलोन हो जाते हैं। सो एवरीबडी इज़ फाइन इज़ अ वंडरफुल मूवी, बट नॉट मच टॉक्ड अबाउट। सिमिलरली किंग ऑफ कॉमेडी इसकी एक बहुत अच्छी फिल्म है। एक बड़ा टॉक्सिक किस्म, एक स्टैंड अप कॉमेडियन होता है और बड़ा वो जेरी लुइस को अगवा कर लेता है। जेरी लुइस प्लेज हिमसेल्फ बिकॉज ही वॉज लाइक अ मेगा स्टार, एंड ही एस्पायर्स टू बी ऑन द टुनाइट शो। और फिर वो है ना कि जिस तरह जोकर फिल्म में वो लेटरमैन के शो में आता है और फिर वहाँ पे वो गोली वोली मार देता है, तो ये भी बड़ा टॉक्सिक हो जाता है कि यार मुझे स्टार बनना है और मुझे कॉमेडियन बनना है। इट्स अ वेरी गुड मूवी, ट्रू सिनेमा। डिनेरो की डियर हंटर भी बहुत अच्छी है। कसिनो वी ऑल लव, वी ऑल सीन, हीट हो गई, कसिनो हो गई, ये हम सब ने देखी हैं। या फिर गुड फेलर्स हो गई, ये सब तो सब हम सबको पता ही है। या फिर आपकी गॉडफादर सीरीज हो गई, बट उसकी एक मूवी है डियर हंटर, दैट्स अ वेरी वेरी गुड मूवी। एल पचिनो की अगर हम बात करें, अगेन वी ऑल सीन द हीट, वी ऑल सीन परफेक्ट वुमन, सेंट ऑफ अ वुमन। उसकी एक फिल्म है, इट्स अबाउट वर्चुअल रियलिटी। अगेन इट मेजमराइजेज मी द फैक्ट कि दे वर मेकिंग मूवीज लाइक दैट इन 2001, और ये चीज़ अब हो रही है। सो उसकी एक फिल्म थी, उसमें इट्स नेम्ड अराउंड अ गर्ल, एक सेकेंड लेट मी जस्ट सर्च द नेम। वर्चुअल एक्ट्रेस होती है, उस फिल्म का नाम है सिमोन। सो सिमोन एक वी आर एक्ट्रेस होती है, और ये वो बहुत मशहूर हो जाती है, एंड देन लाइक इट्स हिज रिलेशनशिप विद हर। एल पचिनो उसमें आई थिंक डायरेक्टर होता है, ऐसी कुछ होता है। विनोना राइडर भी है इसमें। फन फैक्ट, विनोना राइडर वाज वंस कॉट स्टीलिंग पैंटीज एंड शी ended up in jail for that. वो क्लेप्टोमेनिया वाले सवाल में आपको याद होगा। सो सिमोन इज एन ओके मूवी, बट द फैक्ट कि वो 20 साल पहले, कब की है, 2002 की फिल्म है, 22 साल पहले ये फिल्म आ चुकी थी। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स, बट दे वर ऑलरेडी मेकिंग। सिमिलरली हर की अगर हम बात करें, जैसे अभी आजकल बड़ा वो चल रहा है, सैम ऑल्टमैन ने, चैट जीपीटी वाले मालिक ने बगैर पूछे स्कारलेट जोहानसन की आवाज़ यूज़ कर ली, बिकॉज हर में शी वॉज फिनोमिनल। शी वॉज इवन
वोटेड एज अ सपोर्टिंग एक्ट्रेस, इवन दो उसमें उसकी शक्ल भी नहीं है. हर इज़ अ ग्रेट मूवी जिसमें वॉकवीन फीनिक्स है और उसकी एक रिलेशनशिप बन जाती है. उनके पास एक एयरपोर्ट होता है जिसमें वो दे टॉक टू एन AI जनरेटेड वॉइस, दे स्ट्राइक अ रिलेशनशिप एंड देन इट्स अ वेरी वेरी सैड मूवी. इट्स लाइक ब्लैक मिरर बिफोर ब्लैक मिरर. सो सो सिमोन भी जो है उसी के अराउंड थी. अगर एल पचिनो की एक और मूवी की हम बात करें, अगेन वेरी अंडररेटेड मूवी, इट्स अ ट्रू स्टोरी जिसमें वो ही प्लेड अ प्रोड्यूसर फॉर 60 मिनट्स. 60 मिनट्स इज लाइक कामरान खान का शो, राइट? सो CBS का 60 मिनट्स इज अ बिग बिग डील. उसमें बिलावल भी आया है. नहीं, बिलावल सॉरी दूसरे शो में, आई थिंक 60 मिनट्स में नहीं, दूसरे शो में आया है. उसमें प्रोड्यूसर होता है एंड देन व्हाट्स हिज नेम, ग्लैडिएटर वाले का, रसल क्रो. रसल क्रो एक टोबैको इंडस्ट्री का साइंटिस्ट होता है एंड देन उसके पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है कि ये एडिक्टिव इन नेचर है एंड देन उस पर बहुत प्रेशर होता है टोबैको इंडस्ट्री, बिग टोबैको का, कि ये रिपोर्ट रिलीज़ ना हो. और वो एल पचिनो को कन्विंस कर रहा होता है कि तुम ये चीज़ें पब्लिक करो, मेरे शो पे आओ. इट्स अ ट्रू स्टोरी. बिग टोबैको वर्सेस अ साइंटिस्ट, टोबैको साइंटिस्ट एंड देन एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ऑफ 60 मिनट्स. ब्यूटिफुल मूवी. फिल्म का नाम है द इनसाइडर. सो इट्स अ ब्रिलियंट मूवी. यू नीड टू वॉच इट. फ्रॉस्ट निक्सन इंटरव्यू की अगर हम बात करें, अगेन अ ट्रू स्टोरी अबाउट रिचर्ड निक्सन, जो कि वाटरगेट स्कैंडल में बाहर कर दिए गए थे, बट देन आफ्टर अ ईयर और सो ही डिसाइडेड कि मेरी आवाज़ दुनिया तक जानी चाहिए, मेरी साइड ऑफ द स्टोरी जानी चाहिए. सो ही चोज दिस वेरी फेमस, वेरी सेक्सी लुकिंग ऑस्ट्रेलियन होस्ट, एंकर, कि वो उसको एक सीरीज ऑफ इंटरव्यू करेंगे. सो उस बंदे का पूरा नाम मैं भूल रहा हूँ, फ्रॉस्ट उसका नाम था. सो फ्रॉस्ट निक्सन. सो ही फ्लाइज ऑल द वे टू अमेरिका एंड देन वो निक्सन जिस घर में रह रहा होता है, रिटायरमेंट तो खैर नहीं कहेंगे, ही लेफ्ट द वाइट हाउस. तो उसका वो एक सीरीज ऑफ इंटरव्यू है. सो इट्स वेरी कैंडिड एंड मज़े की फिल्म है वो. सो फ्रॉस्ट निक्सन आप ज़रूर देखिएगा. एल पचिनो की अगर हम बात करें तो सर्पिकोस की एक मूवी है 70s की, बहुत अच्छी है. और एल पचिनो की बहुत अंडररेटेड मूवी अगर मैं आपको बताऊँ तो डॉग डे आफ्टरनून. इट वाज वन ऑफ हिज फर्स्ट, सेकंड या थर्ड मूवी थी उसकी ज़िंदगी की, डॉग डे आफ्टरनून, जिसमें वो एक बैंक को हाईजैक कर लेते हैं एंड देन लोग रॉबरी करने जाते हैं, पुलिस आ जाती है एंड देन दे हाईजैक. वो पूरी हॉस्टेज सिचुएशन है एंड दे डिमांड फॉर अ हेलीकॉप्टर या प्लेन. इट्स अ वंडरफुल मूवी. ज़रूर देखिएगा. 12 एंग्री मैन का मैं बड़ा फ़ैन हूँ बिकॉज इट्स सेट अराउंड इन वन रूम. एक ही कमरे में वो 12 एंग्री मैन का आपको पता ही होगा कि 12 मेंबर होते हैं जूरी के. 11 कहते हैं कि जी ये बंदा गिल्टी है, 12वां कहते हैं नहीं गिल्टी नहीं है. एंड देन इट्स लाइक अ सीरीज ऑफ आर्ग्यूमेंट्स. इट्स अ वंडरफुल मूवी. 50s की ग्रेगरी पैक है उसमें, आई गेस 50s की मूवी है. मगर इसी की तरह की एक फिल्म है, इट्स कॉल्ड स्लूथ. उसमें आपका है, इट्स अ रीमेक ऑफ अ मूवी. 70s की मूवी थी. 70s के एक्टर्स मुझे नहीं पता. जो रीमेक इसका हुआ 2000s में. सो स्लूथ जो ओरिजिनल थी उसमें माइकल केन आई थिंक था, लेकिन जो उसकी रीमेक थी उसमें माइकल केन दूसरा है. इट्स विद ओनली टू पीपल. पूरी फिल्म में सिर्फ दो लोग हैं. सो जूड लॉ और माइकल केन एंड दे प्लेइंग अ सीरीज ऑफ गेम, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाना वगैरह वगैरह वगैरह. डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा, बट द बेस्ट पार्ट इज़ कि ये एक ही घर के अंदर है और इसमें सिर्फ दो लोग हैं और पूरी फिल्म है उसके अराउंड. वेरी इंटरेस्टिंग प्लॉट. यू गाइस नीड टू वॉच. जूड लॉ की एक और फिल्म मुझे बड़ी पसंद थी. उसमें वो डेटिंग कोच होता है. ही प्लेज अ वेरी सेक्सी ब्रिटिश गाय. उसका बड़ा अच्छा सा नाम था, मैं भूल गया. उसका साउंड ट्रैक भी अच्छा था. खैर, इट वॉज एन ओके मूवी, लाइक फन टाइम, फन वॉच है. इसके अलावा एल पचिनो की मैंने आपको सर्पिको बताई. कार्लिटोस वे इज़ अ वेरी गुड मूवी. उसमें उसका भाई शॉन पेन होता है, बट यू वोंट रिकग्नाइज अंटिल यू गो बाय द एंड ऑफ द मूवी, लाइक इसमें शॉन पेन था कौन सा वाला. सो ही प्लेड वन ऑफ दोज कैरेक्टर्स. इट्स अ ग्रेट मूवी एज वेल. सो ये ज़्यादातर मैं जितनी फिल्में आपको बता रहा हूँ ना, ये एक्शन वैक्शन ये इस तरह की नहीं, मुझे ड्रामा ज़्यादा पसंद है. सो दिस इज़ माई पर्सनल चॉइस. आई लाइक स्टोरी, आई लाइक द फ्लो ऑफ द प्लॉट. तो ये पसंद है. और क्लिंट ईस्टवुड की मैं बात कर रहा था. सो वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज इज द ब्रिजेस ऑफ मैडिसन काउंटी. इट्स अबाउट दिस नेशनल ज्योग्राफिक फोटोग्राफर जो कि ब्रिजेस की तस्वीरें लेता है नेशनल ज्योग्राफिक के मैगजीन के लिए. एंड ही एंड्स अप इन अ स्मॉल टाउन जहाँ पे एक इटालियन डिसेंट की औरत होती है. देन दे स्ट्राइक अ कॉन्वर्सेशन एंड देन शी इज़ ऑलरेडी देर बोथ मैरिड इन देयर ओन पर्सनल लाइफ, लेकिन वो 3 दिन के लिए गया हुआ होता है. एंड देन इट्स अ वेरी रोमांटिक मूवी. एंड देन ये चीज़ें अनफोल्ड होती हैं जब वो मर जाती है उसकी माँ और उसके लव लेटर्स निकलते हैं. एंड देन दे रीवाइंड कि अच्छा ये हुआ था. सो मेरिल स्ट्रीप
और क्लिंट ईस्टवुड की फिल्म है। बहुत लंबी फिल्म है। इट्स बेस्ड ऑन अ बुक। द book was really good as well. This is from the point where I used to read as well. Wuthering Heights is also based on a novel. It's about jealousy. अगर आपने jealousy समझनी है और देखना है कि किस किस नहज पे लोग पहुंच जाते हैं जेलेसी में, सो वुदरिंग हाइट्स इज वन ऑफ दोज मूवीज, बट आई एम टॉकिंग 90s वाली वुदरिंग हाइट्स। आई थिंक ये दोबारा इसका रीमेक हुआ था, बट वॉच द 90s वन। सिमिलरली ला मिजराबले इज ऑल्सो बेस्ड ऑन अ नॉवल। अगेन आपने 90s वाली देखनी है, नॉट द वन जो अभी बनी है। और इसका थिएटर लंदन में चलता रहता है हर वक्त। इट्स वन ऑफ दोज क्लासिक मूवीज अबाउट अराउंड फ्रेंच रेवोल्यूशन एरा। बहुत अच्छी फिल्म है। मेरिल स्ट्रीप की एक आउट ऑफ अफ्रीका भी थी, मैंने देखी थी, अब मुझे बिल्कुल भी नहीं याद वो कितनी अच्छी थी। तो देख लीजिएगा दिल करे तो। इंग्लिश पेशेंट इज़ अ वंडरफुल मूवी, अगेन बेस्ड ऑन अ नॉवल। रैल्फ फिनेस की वो मूवी है। रैल्फ फिनेस इज़ अ वंडरफुल एक्टर, बट नॉट मच टॉक्ड अबाउट। रैल्फ फिनेस की कॉन्स्टेंट गार्डनर बहुत अच्छी है। इट्स अबाउट फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो कि अफ्रीका में इलीगल एक्सपेरिमेंट्स करती हैं। देखो अफ्रीका को बनाया इसलिए गया है कि वहाँ पे बीमारियाँ पहले डालें, जैसे कोविड है, कोविड डाली, अब वैक्सीनें ट्राई की और फिर बिलियंस कमाए। सो अफ्रीका में ये काम सदियों से चल रहा है, राइट। सो उसमें जो उसकी बीवी होती है वो यूएन पीस कीपर होती है, एंड देन शी फिगर्स आउट कि वहाँ पे इस तरह का क्राइम हो रहा है, एंड देन शी ट्राइज टू वॉइस इट आउट, उसको मार देते हैं। इट्स अ ट्रू स्टोरी। कॉन्स्टेंट गार्डनर बहुत मशहूर फिल्म थी, अर्ली 20s की, अर्ली 2000s की। सो रैल्फ फिनेस जो है वो ही चेजेस कि कहाँ से इन्वेस्टिगेट्स इन एवरीथिंग। इट्स अ ग्रेट मूवी। जेलेसी की अभी हम बात कर रहे थे, तो विकर पार्क जॉश हार्टनेट की एक फिल्म है, उसमें जिस लेवल की जेलेसी पोर्ट्रे की गई है ना, यू वुड बी अमेज्ड। इट्स अ वंडरफुल मूवी, एंड इट एंड्स ऑन माय फेवरेट सॉन्ग, कोल्ड प्ले का जो साइंटिस्ट है। Oh, it's fits perfectly well in that scene. You will absolutely love it. It's a beautiful movie. Constant Gardner की early 2000s की मैं बात कर रहा था। Crash is one of my favorite movies. Early 2000s की में डॉन चिडेल है। It's a big cast. उसमें एवा मेंडेस भी है। सो उसमें पैरेलल 4 स्टोरीज चल रही होती हैं, एंड आई लव सच मूवीज जिसमें प्लॉट अलग अलग चल रहा होता है बट सम हाउ दे कनेक्ट एक दूसरे के साथ। जिस तरह मेमेंटो थी। मेमेंटो में तो खैर एक ही प्लॉट था, मगर ये कि क्रैश में जो है ना, इट्स अबाउट अ डर्टी कॉप जो कि हरास करता है लोगों को। रेसिस्ट, इट्स बेस्ड ऑन रेसिज्म बेसिकली। तो ऑस्कर विनिंग मूवी है और उसमें बहुत बड़ी कास्ट थी इसकी। इट्स अ वंडरफुल मूवी। तो क्रैश इज़ अ नाइस मूवी एज वेल। सो ये हो गया, एंड दीज आर द मूवीज आई हाईली रिकमेंड यू गाइस। आई जस्ट गॉट टोल्ड कि खाली इस सवाल पे ही 40 मिनट हो गए। इस पर आई कैन गो ऑन एंड ऑन। और अभी तो मैं हॉलीवुड की बात कर रहा हूँ, अभी तो मैं बॉलीवुड पे नहीं आया, फिर मैं जो आपका फॉरेन सिनेमा है उस पर नहीं आया मैं। पर्शियन मूवीज़ इतनी सारी हैं, कोरियन मूवीज़ आई स्टार्टेड वॉचिंग देम 2012 में बिकॉज ऑफ दिस फ्रेंड ऑफ माइन, ही यूज्ड टू वॉच फॉरेन सिनेमा, और उसने मुझे बताया था कि यार असल मूवीज़ ये वाली होती हैं। एंड ऑल्सो बिकॉज यहाँ पे एक लारे डीवीडी कॉर्नर होता था टीपू बर्गर के साथ, अब बंद हो गया। सो वन ऑफ द ओनर्स का बेटा, ही वॉज पैराप्लीजिक एंड ही अंडरस्टूड माई टेस्ट इन मूवीज़, एंड ही वुड रिकमेंड मी क्रेजी मूवीज़ फॉरेन सिनेमा की, कि आप ये देखें, आपको इस तरह की पसंद है, आप ये देखें। सो वो मुझे बड़ी अच्छी मूवीज़ रिकमेंड करता था। सो ही इंट्रोड्यूस्ड अ लॉट ऑफ इटालियन मूवीज़। इटालियन मूवीज़ की अगर हम बात करें तो मलेना इज़ अ फिनोमिनल मूवी। अगेन यू नो आई लाइक वॉचिंग मूवीज़, री वॉचिंग मूवीज़ इन डिफरेंट parts of my life because the plot never changes but your perspective does. तो मलेना जब मैंने देखी थी पहली बार 2002 में, तो मैंने इसलिए देखी थी बिकॉज में मोनिका बेलुची थी, एंड आई वाज अ 20-year-old horny young guy, and you can guess the rest. So मोनिका बेलुची was the thing to pursue. मतलब लाइक उसकी फिल्में लोग देखते ही इसलिए थे कि खाली उसी की सीन देखते थे। सो जैसे उसकी एक फिल्म है इरिवर्सिबल, इट्स अ वेरी ट्रिगरिंग मूवी, सो आई वोंट रेकमेंड कमज़ोर दिल वालों के लिए। उसमें उसका एक बड़ा हॉन्टिंग सा सीन है। इट्स अ 7 minute सीन वेयर शी इज़ बीइंग रेप्ड बाय दिस गाय, जो कि सबवे होता है ना। तो एंड इट्स अ हॉरेबल सीन। और वो डायरेक्टर मशहूर ही इस वजह से है कि वो इस तरह की ना ग्रूसम चीज़ें शूट करता है। आई वोंट रिकमेंड कि वो आप देखें, बट back in the day, you know, when you're a kid, तो फिर यू नो यू फैसिनेटेड बाय कि अच्छा दुनिया में इस तरह भी होता है, ओके ये भी कोई चीज़ होती है। सो आई रिमेंबर माई फ्रेंड शोइंग मी दैट सीन कि देखो उसको किस तरह मारा है। इट्स अ हॉरेबल सीन। आई वुडंट रिकमेंड कि आप
देखें भी उसको। एनीवे, सो मलेना इज़ अ ग्रेट मूवी। उसमें जो एंग्स्ट दिखाई, एक 13 साला बच्चा, उसका ऑब्सेशन होता है एक औरत से, उस औरत के पीछे पूरा गाँव ही पागल होता है, वो इतनी खूबसूरत होती है, और उसका शौहर जंग लड़ने गया होता है, एंड देन दे फाइंड आउट कि वो मर गया है, एंड देन एवरी लाइक लॉयर उसको घेर रहा होता है, उसको बेकर जो है वो भी उसके चक्कर में होता है, एंड लाइक इट्स अ वेरी सैड मूवी एज वेल। So Malena is a great movie. So I started watching Korean cinema early to 2012 2013 में. I Saw the Devil was the first Korean movie I watched. It was उसकी भी एक इंडियन कॉपी बन गई है. So उसमें एक पुलिस वाले की बीवी को मार देता है, एंड देन पुलिस वाला ढूंढ लेता है उसको, लेकिन उसको मारता नहीं, उसको आराम आराम से हर्ट करता है, कभी उसकी यहाँ कट लगा दिया, कभी गाड़ी पंक्चर कर दी, कभी क्या, और उसके पेट में ट्रैकर डाल देता है, वो उसको ट्रैक करता रहता है और मारता रहता है थोड़ा थोड़ा करके। कोरियन सिनेमा कैन बी वेरी वेरी ग्रूसम एज वेल। उसकी एक और फिल्म है चेजर। इट्स अबाउट दिस पिम्प के वो उसकी एक प्रोस्टिट्यूट होती है, वो डिलीवर करता है हर जगह, एंड देन ही फाइंड्स आउट कि यार एक फलानी वापस नहीं आई, तो फिर सम हाउ इट अनफोल्ड्स के वो जहाँ गई थी वो सीरियल मर्डरर है, एंड देन ही फिर वो उसकी पूरी चेज है, तो उस मूवी का नाम चेजर है। और भी बहुत सारी मूवीज़ हैं, जापानीज़ मूवीज़ हैं, गर्ल विद अ ड्रैगन टैटू, लोगों ने ज़्यादातर जेम्स बॉन्ड वाले की देखी है, क्या नाम है उसका, डैनियल क्रेग की देखी है, बट आई लाइक द स्वीडिश वर्जन मोर, बिकॉज अगेन स्वीडिश सिनेमा इज़ वेरी डार्क, रशियन सिनेमा इज़ वेरी डार्क, स्कैंडिनेवियन सिनेमा इट सेल्फ काफ़ी डार्क है, बट व्हेन यू कम टू फ्रेंच सिनेमा, इटालियन सिनेमा, उसमें you see flowers, you see angels. एंजेला एक मूवी थी, इट्स अ फ्रेंच मूवी, उसमें एक मोरक्कन फ्रेंच बंदा होता है, ही इज ट्राइंग टू कमिट सुसाइड रिवर, तो वो एक एंजल ऊपर से आती थी, शी इज़ लाइक अ 6'2". इट्स अ ब्लैक एंड वाइट मूवी, एंड देन दे स्ट्राइक अ फ्रेंडशिप, एंड देन फिर वो एक डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें कर रहे होते हैं। एमिली इज़ वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज़। एमिली इज़ अबाउट दिस गर्ल हु इज़ लाइक फुल ऑफ लव एंड फुल ऑफ लाफ्टर, एंड शी इज़ ऑल अबाउट स्प्रेडिंग हैप्पीनेस। उसमें जो एक सीन मैं आज तक नहीं भूला, वो ये, इट वॉज अबाउट जो छोटे छोटी हैप्पीनेस होती है हमारी। फॉर एग्जांपल, राशन की दुकान पे जाते हो और चावल की बोरी में से हटा, सो स्मॉल प्लेजर्स इन लाइफ, वो एक पूरी एक सीरीज है ऑफ सीन है उसमें कि यू लाइक डूइंग दिस, यू लाइक डूइंग दैट, सो यू कैन रिलेट टू दैट। इट्स अ ब्यूटीफुल मूवी। उसका साउंड ट्रैक भी बहुत अच्छा है, उसमें जो अकॉर्डियन प्ले हुआ है वो लावाल से डी एमिली उस ट्रैक का नाम है। आई स्टिल लिसन टू इट एवरी नाउ एंड देन। So yeah, there's so much. There is just so much. मैं तो अगला एक और घंटा इसी सवाल पे डेडिकेट कर सकता हूँ। So a lot of these movies that I told you are dramatic, thriller, और जो है इतनी कोई एक्शन वैक्शन, ये फास्ट एंड फ्यूरियस टाइप, ये वन टाइम वॉच होती हैं। ये किसी ज़माने में अच्छी लगती थी, बट नाउ व्हेन आई लुक बैक कोई इतनी ख़ास मुझे नहीं। सीरियाना, जॉर्ज क्लूनी की अगर हम बात करें, जॉर्ज क्लूनी की मूवीज़ बहुत अच्छी होती हैं। सीरियाना वाज अ गुड मूवी। बर्न आफ्टर रीडिंग इज़ अ ग्रेट मूवी। वो एक मिक्सअप होता है अजीब सा, और उसमें फंस जाते हैं और वो ब्लैकमेल कर रहे होते हैं CIA वाले को। ब्रैड पिट एक डम डम गाय दिखाया है उसमें। फार्गो इज़ अ गुड मूवी। फार्गो की सीरीज़ भी आती है नेटफ्लिक्स पे, आई हैवंट वॉच्ड इट, बट फार्गो द मूवी इटसेल्फ इज़ अ वंडरफुल मूवी। और उसकी कॉपी थी लव के लिए कुछ भी करेगा। लव के लिए कुछ भी करेगा तो खैर उसमें कॉमेडिक एंगल भी था, बट गेम एक ही था कि जी अपनी ही मंगेतर को अगवा करना है और अपने अमीर ससुर से पैसे निकलवाने हैं। सो फार्गो की भी यही स्टोरी थी, बट फार्गो इज़ अ मच सीरियस मूवी। सो दैट्स दैट। फिर जॉर्ज क्लूनी की और अगर फिल्मों की हम बात करें तो कन्फेशंस ऑफ अ डेंजरस माइंड, इट वाज डायरेक्टेड बाय वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स वाज जॉर्ज क्लूनी। इट्स अ ग्रेट मूवी, अगेन नॉट मच हाइप्ड अबाउट। ये अर्ली 2000s की है। सिमिलरली और कौन सी मूवी है, ब्लैक स्वान इज़ रियली गुड। लिटिल मिस सनशाइन, ऑस्कर विनिंग मूवी, इट्स वन ऑफ माई फेवरेट्स। अच्छी मूवी है। साथ ही साथ से देयर इज सो मच। बाकी अगर आप कोई रिकमेंड करना चाहें तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। आई जस्ट लव डिस्कसिंग सिनेमा, एंड आई देयर इज जस्ट सो मच टू टॉक अबाउट ऑन दिस सब्जेक्ट। सो या, आई होप आपके हिसाब से मैंने अच्छी खासी प्लेलिस्ट बना दी हो। आपके साल 2 साल का तो मटेरियल दे दिया मैंने इस जवाब में। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन, एंड आई अप्रिशिएट सच क्वेश्चंस। म्यूज़िक पे भी कभी करेंगे अगर करना चाहें तो। देयर इज सो मच आई कैन टॉक अबाउट इन दैट। पाकिस्तानी सिनेमा की अगर हम बात करें तो आई डोंट रियली रिमेंबर एनी मूवी दैट दैट यू नो मोटिवेटेड मी इन एनी वे, नॉट दैट आई रिकॉल। ये वार में बड़ी शौक से देखने गया था, दुबई में था उस वक्त, रिवाइवल हो रहा था सिनेमा का जो कि आज तक चल ही रहा है।
तो मैं बड़े शौक से अपने बहुत से दोस्त नितिन मिरानी को लेके गया दिखाने कि यार पाकिस्तान से, क्योंकि नितिन मुझे लेके जाता था बॉलीवुड मूवीज़ पे, और नितिन का गेम ही होता था कि क्रेडिट्स पढ़ने होते थे कि किस कौन कौन क्या क्या काम करे, बिकॉज आई थिंक ही वॉज thinking of moving to Mumbai, and then he was probably looking at what people to, he's great when it comes to connecting, building connections and all. So नितिन मुझे हमेशा लेके आता था, कभी चेन्नई एक्सप्रेस मैंने उसके साथ देखी थी, आई एम नॉट श्योर, बट 2-4 मूवीज देखी थी, तो मैं बड़े शौक से लेके गया कि यार वार दिखाता हूँ, पाकिस्तान में इसकी बड़ी हाइप है। एंड आई वॉच्ड इट एंड आई स्टिल रिमेंबर वाफी सिनेमा, वाफी मॉल का जो सिनेमा है दुबई में, वहाँ गया था, एंड आई वाज लाइक, मैं खुद क्रिंज हो रहा था, ये क्या फिल्म दिखाने लाया हूँ मैं इसको, क्या सोच रहा होगा कि ये सिनेमा है पाकिस्तान का। सो या पैथेटिक। सो आई डोंट रिमेंबर खुदा के लिए कि अपनी हाइप थी एक अपने टाइम पे शोएब मंसूर की मूवीज़ की, बट नथिंग दैट आई वुड वांट टू गो वॉच ऑल ओवर अगेन। या देयर इज़ अ लॉट ऑफ गैप इन पाकिस्तानी सिनेमा, देयर इज़ नथिंग। इंडियन सिनेमा में मुझे ब्लैक बहुत पसंद है, अमिताभ एंड रानी मुखर्जी की, उसके कुछ एक सीन है उससे मुझे बड़ा वो किया था, made me very emotional. Swades is nice. 12 Fail is amazing. I cried a lot on that movie. So yeah, inspiring movie मुझे बड़ा inspire करती है। श्रीकांत I really wanted to watch, but मैं मैप नहीं कर पाया अपने प्लान में। US में ही देखनी थी, ज़ाहिर है यहाँ तो लगती नहीं है। Seems like a very inspiring movie. And Sumit Purohit, who directed Scam 1992, who was also part of Shrikant, follows me on Instagram. I didn't even know. मैंने श्रीकांत का ट्रेलर शेयर किया था, एंड देन ही रोट इन एंड आई वाज लाइक ओह शिट, एंड उसका बायो पढ़ा तो मैं यार ये तो बंदा बड़ा, इतना बड़ा बंदा मुझे फॉलो कर रहा है। खैर, सो या आई रियली वांटेड टू वॉच एंड रिव्यू इट, बट वो हो नहीं पाया। सो दैट्स दैट। आई होप आपने आज की एपिसोड इन्जॉय की होगी, काफ़ी यूनिक सवाल थे और एंड तो काफ़ी यूनिक रहा, समथिंग आई एम रियली पैशनेट अबाउट। सो आप भी अपनी मूवी की लिस्ट शेयर कीजिएगा, एंड आई वुड लव टू वॉच एंड आई लव टू सी कि उसमें कोई ऐसी हो जो मैंने नहीं देखी हो। देयर इज ऑलवेज गुड सिनेमा आउट देयर, देयर इज ऑलवेज वंडरफुल म्यूजिक जो हमने अभी तक नहीं सुना। एंड समटाइम्स आई क्वेश्चन, हैव आई ऑलरेडी वॉच्ड द बेस्ट मूवी इन माई लाइफ, हैव आई ऑलरेडी हर्ड द बेस्ट सॉन्ग एवर, या अभी आएगा। होता है ना कि आपने एक पीक हिट कर दिया, उसके बाद अब डाउन हिल है चीज़ें। सो यू नेवर नो, हैव आई ऑलरेडी लाफ्ड माई मोस्ट, होता है ना कभी आप हंसते 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 आंसू निकल जाते हैं। So I always find myself asking this question. So yeah, sorry about गला ख़राब है और इतनी लंबी एपिसोड कर दी। आपसे मुलाकात होती है अगली एपिसोड में। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, एंड यू कैन सपोर्ट अस ऑन patreon.com/GanjiSwag. It helps us a lot, especially in times like when Facebook is absolutely thrashing us with revenue. This is where it gives us lifeline. Thank you so much for your support, और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली एपिसोड में। खुदा हाफिज़।